अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और इस नावल का नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। राइटर का नेम भी आप लोगों को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और शेयर करे। और अब हम बढ़ते हैं नावल की तरफ। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हों तब तकदीर को हमारा हद से ज़्यादा खुश होना बुरा लग जाता है और फिर खुशियों के फूल छीनकर हमारे दामन में गम के कांटे रख दिए जाते हैं। दुल्हन बनी बिलाशबा वो बहुत हसीन लग रही थी और अपने हुस्न से बेनियाज सोचों के बहनूर में उलझी हुई थी। इस शादी ने इसे बहुत से अपनों को बेमौत मरने से बचा लिया था। खुद भी वो बदनामी की अथाह गहराइयों में गिरने से बच गई थी और इस सब के लिए वो खुदा के बाद इसी शख्स की शुक्रगुजार थी। सना यार, आ भी जाओ, हम लेट हो रहे हैं। हो रहे हैं। ईमान हाथ पर बंधी घड़ी देखते हुए चला रही थी। आ रही हूँ, बस 2 मिनट। ऊपर से सना की पुरसकून आवाज़ आई। वो अंदर तलक सिलक रह गई थी। मेरे मरी रहो वहीं, मैं जा रही हूँ, आती रहना। लॉन्ग मार्च करती हुई खुद भी ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी जब मिसेस अली की आवाज़ इसके कदमों में रुकी थी। माँ रुको बच्चे। जी मम्मा। और अपनी माँ के हाथों में लंच बॉक्स देख के अपनी माँ पर ढेरों प्यार आया था, जो हर वक्त हवा के दोस्त पे सवार रहती थी। कितनी बार कहा है नाश्ता करके जाया करो, कपड़े पकड़ो। ये उन्होंने प्यार से डांटते हुए लंच बॉक्स से हाथ में दे दिया था। मम्मा यू आर ग्रेट, बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, वो मिसेज अली के गले लगकर बोली थी। अगर ये लव सीन ख़त्म हो गया हो तो चले। सना की आवाज़ पर वो पलटी थी। हाँ जी मोहतरमा, चले। चाची आपको अम्मी ऊपर बुला रही हैं। जाते जाते सना ने मिसेस अली को इतला दी और उन्होंने इस बात में सर हिला दिया और वो दोनों बैग संभालती हुई बाहर निकल गई थी, जहाँ ड्राइवर ने इनका मुंतजिर था। सना ईमान कज़नें थी। दोनों ही एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती थी। दोनों ही अच्छी स्टूडेंट थी। एक ही घर में रहने की वजह से दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्तें भी थी। अहमद अफंदी और अली अफंदी दोनों भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कामयाबी से चला रहे थे। अहमद अफंदी की एक ही बेटी थी सना अफंदी, जो कि 10 साल बाद बहुत मनतो मुरादों से दुनिया में आए थे, जबकि अली अफंदी के 2 बच्चे थे, हमजा अफंदी और ईमान अफंदी। हमजा अपनी पढ़ाई पूरी करके बाप और ताया के साथ बिजनेस सीखने में मसरूफ़ हो गया था, जबकि सना और ईमान अभी भी BS के पहले साल में थी। सना की मंगनी बचपन में ही हमजा से कर दी गई थी। दोनों इसी रिश्ते से खुश थे। अहमद और अली अफंदी की एक बहन सारा अफंदी भी है, जो कि शादी के बाद सारा सलमान बनकर 7 समुंदर पार इंग्लैंड में बस गई थी। कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती थी। इनका एक ही बेटा है, कामरान सुलेमान, जो कभी पाकिस्तान नहीं आया था। वो भी अंग्रेज़ों के देश में अपने बाप के बाद इनका बिजनेस कामयाबी से रन कर रहा था। ईमान उठो ना यार, कंप्यूटर लैब में चलते हैं। आज तो सर जहां से भी नहीं आए, वरना तो सारा दिन सांप बनकर कंप्यूटर लैब में बैठे होते हैं। सना ने किताबें बैग में डालते हुए ईमान से कहा, जो पूरी दिलजोई से नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी। तो क्या तूने क्या करना है लैब में जाकर? और अगर अचानक से आगे सर, तब जो बेइज्जती होगी इसका क्या? ईमान ने से डरते हुए कहा था, गेम खेलूंगी ना मैं। और रही बात सर के आने की, तो वो तो दरवाजे पर खड़ी रहना। तुम जब सर नजर आए तो बता देना, भाग कर चले जाएंगे वहां से। सिंपल इसने अपना प्लान बताया था। और अगर पकड़े गए तो उफ, ईमान की बच्ची, जो चीज़ नहीं होनी इसका डर निकाल दे दिल से। और वैसे भी गेम ही खेलूंगी, चोरी तो नहीं करूंगी ना। अब तो चल रही है या मैं खुद चली जाऊँ? वो उठते हुए बोली थी तो बादल ख्वास्ता ईमान को भी उठना ही पड़ा था। लैब में इस वक्त कोई भी नहीं था। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुई तो सना जाते ही फ्रंट वाले कंप्यूटर ऑन करके बैठ गई थी, जबकि ईमान दरवाजे पर चौकीदारी के फ़राइज़ से अंजाम देने लगी थी। ईमान इधर आजा। सना की आवाज़ पर वो इसकी जानब लिपकी थी। क्या है ये देख, सर की फ़ोटोग्राफ से लगता है सर का पर्सनल कंप्यूटर है और लोग भी नहीं है। सना फ़ोटोग्राफ से देखते हुए बताने लगी थी। सना बस कर, किसी की पर्सनल चीज़ें देखना सही नहीं है, चल चलते हैं। वो उसे उठाते हुए बोली थी। उफ ईमान, लेक्चर मत दे और सर पर नज़र रख। इसे कहते हुए दोबारा तस्वीरों की जानिब मतवज्जा हो गई थी। सना भाग सर आ रहे हैं। ईमान की आवाज़ पर चौंक के जल्दी से स्विच निकाला और दोनों ने टेबल से उजलत में अपना बैग उठाया, बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। इस भागम दौड़ और रफो चक्कर होने के चक्कर में इनके बैग में से स्टूडेंट कार्ड निकलकर वहीं गिर गया था और इस पर एक मुस्कुराती तस्वीर जगमगा रही थी। जहांगीर के रूम में एंटर होते ही इनकी नज़र कार्ड पर पड़ी। उन्होंने उठाकर एक नज़र तस्वीर और फिर नाम पर डाली, ईमान अली अफंदी। उन्होंने ज़रा लब नाम दोहराया था और वो कार्ड अपने दराज में डालकर लौट कर दिया। शुक्र है यार सर ने नहीं देखा, वरना आज तो वोट लग जाती। सना ने अपने और ईमान के मुश्तरका बेडरूम पर बैठते हुए कहा था, मगर यार अगर सर को पता चल गया तो? ईमान ने डरते हुए अपने नादर ख्यालात का इज़हार किया था। उफ तौबा है ईमान, सर को कैसे पता चलेगा? ना तुम बताओगी ना मैं, और इस एडवेंचर में कोई तीसरा शामिल है ही नहीं, तो सर को कैसे पता चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए डोंट वरी।
टेंशन ना लो और रिलैक्स रहो। सना ने इत्मीनान से जवाब दिया था, अल्लाह करे ना ही पता चले। आमीन सुमा आमीन दोनों ने सच्चे दिल से दुआ की थी। अगले दिन संडे था और संडे को वो दोनों किचन को दीदार का शर्फ बख्शती थी और इनके किचन से निकलने के बाद सकीना को ये वगैरह समझने में 2 घंटे लग ही जाते थे। अभी वो दोनों किचन में मौजूद थी। सामने शेल्फ पर एक बुक खुली हुई थी और वो दोनों आज के लंच और डिनर के कुक बुक खुली हुई थी और वो दोनों आज के लंच और डिनर के मेन्यू पर तबादला ख्याल कर रही थी। मेरे ख्याल से आज चिकन बिरयानी कढ़ाई बना लेते हैं लंच में, और डिनर में कबाब और कोफ्ते। कैसा रहेगा ये मेन्यू? सना ने पुरसोच अंदाज में ईमान से पूछा था। हाँ, ख्याल तो नेक है, मगर इस बार हम ज़्यादा जलजला नहीं हो जाएंगे यहाँ, ओके? ईमान ने सना को तंबिया की थी। ईमान, हम जानबूझकर थोड़ी ना ऐसा करते हैं, खुद बहुत ही हो जाता है। सना ने शर्मिंदा लहजे में कहा था। आज तो लगता है खाना हम होटल से ही मंगवा लेंगे। हमजा की आवाज़ पर दोनों चौंकी, जो कि अब फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था, साथ ही सना को गहरी नज़रों से भी देख रहा था। रब से हुलिया पे बालों को कैचेट में कैद किए अप्रन बांधे दुपट्टे से बेनियाज और बहुत क्यूट लग रही थी। जी नहीं मोहतरमा, आज तो आप होटल का खाना भूल ही जाएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। इसकी नज़रों से बेनियाज वो गोश्त को अलहदा करने में मसरूफ़ थी। हाँ भाई, अब तो आज तो आप बस देखते जाओ हमारे हाथों का कमाल, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ईमान भला कहाँ पीछे रहने वालों में से थी। अच्छा जी, देखते हैं। हमजा बोतल फ्रिज में दोबारा रखते हुए बोला था। जी जी देख लेना, अब आप ज़रा तशरीफ़ ले जाएं और वेट करें। सना भी बिना नज़रें उठाए बोली थी, ओके जी कर लेते हैं, हमें वेट भी है। बोल कर किचन से निकल गया था और दोनों अपने काम में मसरूफ़ हो गई। और फिर वाकई लंच इतना मज़ेदार था कि सबको मानना पड़ा। सबने दिल खोल कर तारीफ़ की और फिर इसी खुशी में इन दोनों ने अहमद और अली अफंदी से शॉपिंग के पैसे भी ले लिए थे। दोनों इस वक्त ब्रेक टाइम में कैंटीन में बैठी हुई थी जब जूनियर क्लास की एक लड़की ने आकर इनके सर पर बम फोड़ा था। एक्सक्यूज़ मी, आप ईमान अली अफंदी हैं? बेहद शाइस्तगी से पूछा गया था। जी हाँ, क्यों? कोक की बोतल से सिप लेते हुए बोली थी। आपको सर ज़ेब कंप्यूटर लैब में बुला रहे हैं, इत्मीनान से जवाब दिया गया। और इस जवाब पर बोतल पीती ईमान को छू लग गया था, जबकि सना का भी रंग फक हो गया था। क्यों बुला रहे हैं? डरते हुए सवाल किया गया था। पता नहीं, सिर्फ मुझे ही बुलाया है। एक और सवाल आया था। जी हाँ, जवाब देकर वो लड़की चली गई थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। यार अब क्या होगा? सना ने घबराए हुए लहजे में पूछा था। मुझे क्या पता, मैंने मना किया था ना, मगर तुमने बाज नहीं आई। ईमान ने गुस्से से सना को कहा था और वो बस से सर झुका कर रह गई थी। अच्छा, ज़्यादा शर्मिंदा मत हो, चलो तुम क्लास में और मैं आती हूँ लैब से होकर। वो दोनों बैग संभालती हुई कैंटीन से निकलने लगी थी। मैं कम इन सर, कामती आवाज़ में इजाज़त तलब की गई थी। यस कम इन, गंभीर आवाज़ में जवाब आया और ईमान का वजूद काम कर रह गया था। सर आपने बुलाया? बज़ाहिर इत्मीनान से पूछा गया था। प्लीज़ हैव अ सीट। सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उन्होंने कहा था। क्या बताना पसंद करेंगी मिस अफंदी के सैटरडे को आप यहाँ क्या कर रही थी? फाइल बंद करते हुए उन्होंने पूछा था। वो मैं सर यहाँ नहीं आई थी, हकलाते हुए इसने जवाब दिया। मिस अफंदी, झूठ से मुझे सख्त नफरत है, सख्त लहजे में कहा गया। सर मैं नहीं आई थी यहाँ, इनफैक्ट सैटरडे को कॉलेज ही नहीं आई थी। एक बार फिर एतमाद से झूठ बोला गया था। अच्छा, तो आपके कार्ड को पढ़ाई का ज़्यादा शौक है, जो खुद ही उछलता कूदता यहाँ आ गया था, है ना? इसका कार्ड मेज़ पर रखते हुए वो बोले थे और कार्ड को देखकर ईमान को ठंडे पसीने आ गए। इतना पक्का सबूत अल्लाह जी बचा लेना। आंखें बंद करते हुए दुआ की थी। मिस अफंदी, आप अब सच बताना पसंद करेंगी? तेज़ लहजे में पूछा गया। आई एम सॉरी सर, मुझे असाइनमेंट के लिए पॉइंट सर्च करने थे, इसलिए। वो सर झुकाए बोली थी। इट्स ओके मिस अफंदी, आइंदा ख्याल रखिए। यू में गो नाउ। और वो फिर बाहर भाग गई थी। शुक्र है बात संभाली तुमने, वरना अगर उनको पता चल जाता कि हम गेम खेलने गए थे तब तो पता नहीं क्या हो जाता। सना ने इत्मीनान का सांस लिया था। इस वक्त वो दोनों सोफे के सोने के लिए लेटी थी जब ईमान ने लैब का वाक़या इसके गोश गुजारा था। बस देख लो मेरी जहानत। ईमान ने फर्जी कॉलर झाड़े और फिर दोनों हंस पड़ी थी। मम्मा ताई जान जल्दी से तैयार हो जाएं, आप लोगों के पास 15 मिनट है। सब लोग इस वक्त लॉन में बैठे शाम की चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे जब ईमान ने आकर धमाका किया था। अरे क्यों भाई, किस खुशी में तैयार हो जाए? मिसेस अहमद ने खुशगवार मूड में पूछा था। क्योंकि हम बाहर शॉपिंग पर जा रहे हैं, और शॉपिंग पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम बोर हो रहे हैं, ईमान ने मिसेस अहमद के गले में बाहें डालते हुए कहा। और वो मुस्कुरा दी थी। हाँ भाभी, थोड़ी शॉपिंग मुझे भी करनी है, चलते हैं, क्या ख्याल है? मिसेस अली ने भी कहा था, तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। चलो ईमान, सना को भी बुला लो, हम जब तक तुम्हारे पापा और अंकल को बता दें। और ईमान सना को लेने दौड़ी। शॉपिंग दोनों की कमज़ोरी थी, और आज जब दोनों की माएँ बज़ात खुद राज़ी हो गई थी तो वो ये चांस मिस नहीं करना चाहती थी। अहमद और अली अफंदी ने कामयाब बिजनेस डीलिंग की खुशी में लॉन में एक छोटी सी पार्टी का अहतमाम किया था, जिसमें इनके नए बिजनेस पार्टनर और उनकी फैमिली इनवाइटेड थे। जो कि ये एक फैमिली पार्टी थी, तो अफंदी हाउस के मकीन भी पार्टी में शामिल में पेश थे। सना और ईमान भी जब तैयार होकर लॉन में पहुंचे तो सबकी बेख्तियार नजरें इन दोनों की जानिब उड़ गई थी। लाइट पिंक कलर के फ्रॉक में लाइट मेकअप और ज्वेलरी पहने सना
अच्छी लग रही थी, जबकि फुल ब्लैक ड्रेस में मलबूस मेकअप और झोली से बेनियाज खुले बालों के साथ ईमान नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। अरे इधर आओ सना। ईमान मिसेस अली की आवाज़ पर वो दोनों एक जाने बढ़ गई थी। ये मेरी बेटी ईमान है और ये मेरी भतीजी और मेरे हमजा की होने वाली दुल्हन सना। और बच्चों, ये मिसेस असद हैं, हम तुम्हारे पापा और अंकल के न्यू बिजनेस पार्टनर की वाइफ। मिसेस अली ने बाकायदा तारुफ करवाते हुए कहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दोनों ने बैक वक्त सलाम किया था। वालेकुम सलाम बच्चे, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं बच्चियाँ, मिसेस असद ने दोनों को प्यार करते हुए कहा। और वो दोनों वहाँ से किससे गई थी। ईमान बात सुनो, सना कहाँ है। हमजा की आवाज़ पर वो पलटी थी। वो सना तो अभी यहीं थी, शायद अंदर हो, मैं बुला के लाती हूँ। भाई इसने अंदर की जाने कदम बढ़ाए थे जब हमजा ने इसे रोक लिया था। इसे छोड़ो, आओ तुम्हें किसी से मिलवाना है। हमजा इसे लिए एक टेबल की जाने बढ़ गया था जो कदरे अलग गोशे में थी। ये है मेरी लाडली बहन ईमान, और ईमान ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड और इस बिजनेस पार्टनर इस और अब बिजनेस पार्टनर भी है जान से। हमजा ने बड़े इत्मीनान से तारुफ करवाया था। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। हमजा ने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा और जान सेब ने मुस्कुराते इस बात में सर हिला दिया था। और ईमान काटो तो बदन में लहू नहीं की अमली तफसीर बनी खड़ी हुई थी। मिस अफंदी आ रही हो के आंखों के आगे हाथ लहरा कर पूछा गया था, जो कि अब तक बेयकीनी से आंखें फाड़े से देखे जा रही थी। मिस ईमान कदरे तेज आवाज़ में बोला गया था। वो चौंकी। सर आप यहाँ क्यों। सदमे और डर के मारे बोला ही नहीं चाह रहा था। क्या मतलब मैं यहाँ क्यों। आंखें सिकुड़ कर पूछे गए सवाल पर फिर से गड़बड़ा गई थी। मेरा मतलब है सर, मोस्ट वेलकम इन अवर होम। मैं अभी आती हूँ। घबराई हुई सी वो सीधी अपने रूम की तरफ भागी थी। और दोनों इस वक्त कॉलेज के कॉरिडोर में घूम रही थी जब सर ज़ेब की आवाज़ पर दोनों चौंकी थी। मिस अफंदी ज़रा लैब में तशरीफ़ लाएं। इस पार लहजे में कहा गया था। सर को मुझे से क्या काम पड़ गया। ईमान पुरसोच अंदाज में बोली थी। ईमान कहीं सर तेरे से पार्टी वाली बात का बदला तो नहीं लेना चाहते ना। सना ने राजदारी से पूछा, जिसको ईमान ने सारी स्टोरी बता दी थी। नहीं, क्यों लेंगे बदला। मैंने कौन सा इनकी पॉकेट मारी है। चल फिर भी देखती हूँ कि ऐसा क्या काम पड़ गया। हाँ तो जा, मैं जब तक कैंटीन में तेरा वेट कर रही हूँ सीधी वहीं आ जाना। सना ने कहा। वो सर हिलाते हुए लैब की जानिब बढ़ गई थी। मैं आई कम इन सर। यस कम इन। स्पार लहजे में इजाज़त दी गई थी। सर आपने बुलाया। सर झुका के बोले थे। जी कुछ पूछना है आपसे। प्लीज़ हैव अ सीट। नरम लहजे में कहा गया था, मगर वो अंदर तक डर गई थी। कहीं इसी दिन वाली बात तो पता नहीं चल गई। खौफजदा अंदाज में सोचते हुए सामने रखी कुर्सी पर पुरजमान हो गई थी। तो मिस अफंदी पार्टी वाले दिन कहाँ गायब हो गई थी आप। नज़र उठा के इसने इसके चेहरे को देखा था। वो सर मुझे काम था तो बस मैं बिजी होगी। आई एम सॉरी सर। उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए सर झुकाकर बोले थे। इट्स ओके, ये लें आपका हेयरिंग। पार्टी की शाम जब आप जाने लगी थी तब गिर गया था। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने दोबारा इसे ढूंढने की जहमत ही नहीं की होगी। इसका इयररिंग दराज से निकाल कर इसके सामने रखते हुए बोले तो हमारी नदामत के इसका सर मजीद झुक गया था। इसमें कोई शक ना था कि इसने अपने गुमशुदा इयररिंग को ढूंढने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। हालांकि मिसेस अली ने इसे कई बार इसको अपना कमरा चेक करने को कहा था, मगर हर बार इसने टाल दिया। थैंक यू सर। इयररिंग उठाकर वो जाने के लिए खड़ी हुई। बी मिश्योर मिस अफंदी। जाते जाते भी नसीहत करना ना भूले। और वो एक पल के लिए रुक कर तेज़ी से आगे बढ़ गई थी। बट ईमान अपनी पूरी ताकत से चलाई थी। उफ तौबा है। ईमान कान का पर्दा फाड़ दोगी क्या मेरा। सना ने इसे पुप्पो के इंग्लैंड से आने की खबर सुनाई तब ही हैरत और खुशी से वो चिल्ला उठी थी। अब सना इतना ज़ोर से चिल्लाई कि इस पर इसकी इज्जत अफजाई कर रही थी। कब आ रहे हैं, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, किसने बताया। एक ही सांस में सवाल किए गए थे। हौसला हौसला, एक वीक तक आ जाएंगे मामा ने बताया। यह हो कितना मज़ा आएगा ना पुप्पो के साथ। घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग आउटिंग होटलिंग। और ओ एम जी, मुझे तो सोच सोच के ही मज़ा आ रहा है, वरना तो सारा दिन बोर होती रहती हूँ बोरिंग लोगों के साथ। सब जानते थे कि सारा सलमान को शॉपिंग होटिंग का जुनून की हद तक शौक है। इसी शौक के जरासीम कुछ सना में और बहुत ज़्यादा ईमान में मुब्तकिल हो चुके थे। क्या कहा तुमने। बोरिंग। हाँ मेरी कंपनी बोरिंग लगती है तुम्हें। हाँ सब्र करो, तुम्हारा दिमाग अभी मैं दुरुस्त करती हूँ। सना जो इसकी एक्साइटमेंट पर मुस्कुरा रही थी, आखिरी जुमले पर जी जान से सिलक उठी थी। और फिर एक कमरे में वो तूफान आया कि अल्लाह का ईमान। फूफा जान कॉलेज से वापस आते ही ड्राइंग रूम में सारा सलमान को बैठा देखकर दोनों बैग वक्त चलाई थी और तकरीबन भागकर इनसे लिपट गई थी। जबकि कामरान जो अपने ध्यान में चाय का सिप ले रहा था, इन दोनों की अचानक आवाज़ पर सोफे से 2 फुट उछला और अपने साथ साथ चाय को भी फिजा में उछाल कर अपने 3 पीस सूट पर गिरने का नादर मौका फराहम किया था। आउच की आवाज़ पर वो दोनों के साथ साथ सारा, मिसेस अहमद और मिसेस अली भी पलटी। अरे बेटा ये कैसे हो गया, ध्यान से पकड़ना था ना। कब सारा सलमान सूट पर गिरी चाय देखते हुए बोली थी। कामरान ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मिसेस अहमद बोल पड़ी थी। अरे सारा छोड़ो, भी डांटना जानबूझकर थोड़ी ना गिराई है। और कामरान तुम बेटा जाओ, जाकर चेंज करो, तुम्हारा सामान ऊपर कमरे में रखवा दिया है। चलो ईमान बेटा कमरा दिखाओ इसे। मिसेस अहमद ने ईमान को हुक्म दिया था, जो इसकी इस हालत पर ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। मिसेस अहमद का हुक्म सुनकर मुस्कुराहट गायब हो गई और वो आइए कहकर आगे रवाना हो गए थे, जबकि कामरान इसके पीछे चल पड़ा था।
सना उठो बच्चे, खाना लगवाओ, तुम जाकर बाकी बातें बाद में कर लेना। मिसेस अली ने सना को कहा जो सारा बेगम सलमान के साथ लगकर बैठी हुई थी। चाची का हुक्म सुनकर वो बादल ख्वासा से उठना पड़ा और वो लोग फिर से बातों में मशगूल हो गए थे। रात के खाने पर खसूसी एहतमाम किया गया था। जब सब इस वक्त डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे, खुशखबरों में मसरूफ थे। बुब्बो, हम कल घूमने चलेंगे, आप रेडी रहना। सरा तफरी की खुश शौकीन ईमान ने कहा था, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे मेरी जान। सारा ने नरमी से हामी भरी थी। कामरान भाई, आप भी हमारे साथ चलना, बहुत मज़ा आएगा। ईमान ने कामरान को ऑफर की, जो कि इसे ही देख रहा था। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, कामरान ने भी मुस्कुरा कर कहा। ईमान और सना ने फाइनल पेपर शुरू हो गए थे और दोनों इसकी तैयारी में मसरूफ हो गई थी। तभी घर में अमन सुकून था। खुदा करके पेपर ख़त्म हुए थे और वो दोनों फिर से अपनी पुरानी जोन में लौट आई थी। कामरान भाई चले ना प्लीज़ प्लीज़। इस वक्त वो दोनों कामरान के सर पर खड़ी इसे शॉपिंग पर चलने की जिद कर रही थी, जबकि मुसलसल इनकार कर रहा था। तौबा है लड़कियों, कितनी शॉपिंग करोगी, अभी हफ्ता पहले ही तो कर ली थी तुम लोगों को शॉपिंग कर ली थी तुम लोगों ने। कामरान हकीकत में हैरान था। वो तो दो चार चीज़ें ही ली थी ना, अब थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग का मूड है। अब उठे ना कामरान भाई। बट दो चार चीज़ें मिस ईमान अफंदी साहिबा, मेरे ख्याल से आपकी मैथमेटिक काफ़ी ख़राब है। 10-15 शॉपर्स तो थे ही, ये बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ। ईमान की दो चार चीज़ों की बात पर वो एकदम से सदमे में चला गया था। ठीक है, मत लेकर जाएँ आपकी हमारी कट्टी बस। और ईमान और सना ने आंखों में आंसू भर कर कहा था और अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई थी। 5 मिनट बाद ही इनके दरवाजे पर दस्तक हुई थी और कामरान का चेहरा नमूदार हुआ। तौबा है, ब्लैकमेलर बिली, और अब ये दरिया बहाना बंद करो और 2 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ, गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कामरान ने इतला दी और पोर्च के जाने पर पड़ा था। वो रोना धोना भूल कर नारा शॉपिंग लगा कर तैयारी में लग गई थी। कितने ड्रामे पास हो तुम लोग, अल्लाह माफ़ करे। कामरान ने कहा, बस कभी गरूर नहीं किया अपनी खूबी पर। सना ने फर्जी कॉलर झाड़े थे और दोनों हंस दिए थे। सना और ईमान इस वक्त सो रही थी जब मिसेस अहमद ने आकर दोनों को जगाया था और तुम लोग जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, मेहमान आए हैं। मिसेस अहमद ने चादर खींचते हुए कहा था, बड़ी मामा प्लीज़ 5 मिनट सोने थे। ईमान ने चादर वापस से खींचते हुए कहा, 10 मिनट में तुम लोग नीचे होने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो चली गई थी और इन दोनों ने पर से आंखें खोली थी। उफ, एक तो ये मामा की धमकियाँ। सना बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि माँ ने अभी भी बिस्तर नहीं छोड़ा था। लॉन्च में पहुंचकर दोनों टटक गई थी। सामने सोफे पर मिसेस असद पुरजमान थी और साथ एक और खातून भी थी। दोनों ने आगे बढ़कर बारी बारी सलाम किया था। वालेकुम सलाम बच्चों, जीते रहो, खुश रहो। दोनों को बारी बारी प्यार करते अपने साथ लगा कर कहा, आओ बच्चों बैठो। उन्होंने प्यार से कहा तो वो दोनों भी इनके साथ बैठ गई थी। भाई, मुझे आपकी बच्ची बहुत पसंद है, उन्होंने ईमान की तरफ देखते हुए कहा था। ईमान असमझी से अपनी माँ की तरफ देख रही थी। ईमान, सना जाओ चाय वगैरह का इंतजाम कर, मिसेस अली ने ईमान और सना को कहा तो वो दोनों शराफत से खिसक गई थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, ईमान ने चाय के लिए पानी चढ़ाते हुए कहा। वो दोनों इस वक्त किचन में खड़ी बातों में मसरूफ थे और मुझे पूरी की पूरी दाल काली लग रही है डियर सिस्टर। सना ने कबाब फ्राई करते हुए कहा था, क्या मतलब आंटी जिस तरह तेरे सदके वाली हो रही थी और जैसे बातें कर रही थी, इसका साफ मतलब है वो तेरे रिश्ते के लिए तशरीफ़ फरमा है। हाँ, हो सकता है, मगर इनका बेटा कौन है? पार्टी वाले दिन भी नज़र नहीं आया था। जो भी होगा तेरा ही नसीब होगा, फ़िक्र मत कर और मेरे साथ ये चीज़ें उठवा और अपनी होने वाली सास को चाय सर्व कर। सना ने ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, एवं ही मेरा नसीब होगा। तू जानती है मुझे एमएससी करनी है, इससे पहले शादी नो नो नेवर। ईमान ने गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए कहा था, ओके पापा कर लेना तुम एमएससी भी। फ़िलहाल तो चाय ठंडी हो रही है और लॉन्च में मम्मा और चाची गर्म हो रहे हैं। बेहतर होगा अभी चाय वगैरह पहुंचा आए हम, क्या ख्याल है मैडम? एमएससी, सना ने ईमान को कहा था तो इसने भी सर हिलाकर ट्राली उठा ली और दोनों लॉन्च की तरफ रवाना हो गई थी। मुझे क्या एतराज़ होगा, मगर ईमान की मर्जी भी तो पूछना ज़रूरी है, अली अफंदी बोले। और ईमान अपना नाम सुनकर जाते जाते ही रुकी थी। हाँ ज़रूर भाई साहब, क्यों नहीं, और मुझे यकीन है ईमान का जवाब भी इस बात में ही होगा, इंशाल्लाह। ये सारा की आवाज़ थी और इंशाल्लाह पर सब ने इंशाल्लाह कहा था। इस वक्त अली फंदी के रूम में घर के सभी बड़े मौजूद थे, जबकि कामरान, सना, हमसा इस वक्त टेरेस पर मौसम एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मिनटों के बाद ईमान को नीचे पकौड़े बनाने के लिए भेजा था। इसका इरादा तो पूरी बात सुनकर जाने का था, मगर अपने मोबाइल पर कामरान की कॉल आती देख कर बादल ख्वासा ने पकौड़ों की ट्रे के साथ अपने कदम टेरेस की जाने बढ़ा दिए थे। पकौड़े बना रही थी या चाय? इतनी देर से वेट कर रहे थे हम तुम्हारा, लाओ पकौड़े पकड़ाओ मुझे। ये सना इसके हाथ से ट्रे लेते हुए हल्की सी डांट लगाई थी। हद है सना, हर वक्त पेट तो जैसे हाथों में होता है तुम्हारा। लो टूसो ट्रे, इसे पकड़ाते हुए बोली। इसी असना में हमसा और कामरान भी आ गए थे, जो कुछ फासले पर खड़े बिजनेस डिस्कस कर रहे थे। अरे वाह, मेरी गुड़िया बहन के हाथ के पकौड़े, वाह वाह, मज़ा आ गया हमसा।
हमज़ा ने पकौड़े मुँह में डालते हुए तारीफ़ शुरू कर दी थी। सब जानते थे ये तारीफ़ दरअसल सना को जलाने के लिए थी और कोई मौका होता तो वो जवाब देने में देर न लगाती थी। आज न जाने किस मूड में थी। खा लें, इसके हाथ के भी सारी ज़िंदगी मेरे ही हाथों की सौगातें नोश फरमानी पड़ेंगी जनाब, सना ने उतरते हुए कहा था और हमज़ा वहीं दिल पकड़ कर बैठ गया था। सर इसकी हरकत पर सब हँस पड़े थे। कामरान की नज़र ईमान पर पड़ी तो इसे किसी गहरी सोच में डूबे पाया था। ईमान कुछ देर पहले की बातों को सोच रही थी जबकि कामरान इसकी सोच को सोच रहा था कि वो क्या सोच रही है। नहीं मामा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मगर आप कामरान भाई से भी पूछ लें। मिसेस अली इस वक्त ईमान को अपने रूम में बुलाया था और इससे कामरान के साथ मंगनी की रजामंदी पूछ रही थी और ईमान के जवाब ने मुतमिन कर दिया था। इसी के कहने पर ही तो मंगनी हो रही है और तुम अब इसे भाई कहना छोड़ दो। उन्होंने इस पर इंकशाफ किया था और साथ ही तनबिया भी की थी। क्या मतलब मामा? इसी के कहने पर मतलब मेरी प्यारी परी को वो पसंद करता है, इसलिए वो चाहता है जितना जल्दी हो सके तुम इससे मनसूब हो जाओ। उन्होंने प्यार से इसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो ईमान के अंदर सुकून उतर गया था। चाहे जाने का एहसास वाकई कमाल का होता है। इधर सना को पता चला तो उसने बाकायदा भंगड़े डालने शुरू कर दिए थे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ ईमान, कामरान भाई और तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट कपल होगा। सना की इसी बात पर इसका चेहरे पर धंग के रंग बिखर गए थे और इसी लम्हे को कामरान ने अपने फ़ोन में कैद कर लिया था। आज अफंदी हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अली अफंदी की लाडली बेटी ईमान अफंदी आज कामरान सलमान से मनसूब होने जा रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा हुआ था। हर सू खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अरे सना, ईमान तैयार हुई कि नहीं? मिसेस अहमद ने सना से पूछा जो अभी भी ईमान की तरफ से आ रही थी। जी मामा, बस फाइनल टच रह गया है, ऑलमोस्ट रेडी है। आप चले, मैं 10 मिनट में इसे लेकर आ रही हूँ। ओके, जल्दी आना बेटा, सब फंक्शन शुरू होने का वेट कर रहे हैं। जी मामा। सना ने सादतमंदी से सर हिला दिया था। कमरे के जाने पड़ गई थी और फिर जैसे ही ईमान ने महफिल में कदम रखा सबकी नज़रें इस पर जम गई थी। मिस्टर एंड मिसेस अली ने नज़रों ही नज़रों में इसकी नज़र उतारी थी जबकि मिसेस अहमद और सारा सलमान ने भी नज़र न लग जाने की दुआ मांगी थी। जबकि कामरान की तो नज़रें जैसे पलटना ही भूल गई थी। सी ग्रीन के फ्रॉक और सी ग्रीन एंड गोल्डन कलर के दुपट्टे के साथ सिंपल ज्वेलरी और हल्के मेकअप में वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। लड़कियों के जर्मन में इसे स्टेज तक लाया गया था। हम कामरान भाई नज़रों के रास्ते ही खा जाने का इरादा है क्या? सना ने कामरान पर टोंट की थी और इसने झप मिटाने के लिए दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया था। इसी तरह खुशगवार मूड में रस्म अदा की गई और आखिर में फ़ोटो सेशन हुआ था। वाह ईमान, तुम्हारी ब्रिक्स तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आई हैं। कांग्रेचुलेशन क्लास फेलोज़ के बेहद स्टार पर आज सना मंगनी की तस्वीर का एल्बम कॉलेज ले आई थी और अब सब ईमान को मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ देर बाद सबने मुबारकबाद का सिलसिला थमा तो दोनों क्लास से बाहर आई अपनी मनपसंद जगह कॉरिडोर का चक्कर लगाने लगी। सना, यार सुन, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। ईमान ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा था। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? सना ने तशवीश से इसके झटपटते चेहरे को देखा था। पता नहीं, बस चक्कर आ रहे हैं। दोनों हाथों से सर थामते हुए बोली थी। माइक, और तुझे तो बुखार है, तो यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ। सना ने इसे सीढ़े पर बिठाया और खुद कैंटीन की तरफ दौड़ी थी। ईमान ने कहा से आंखें मूंद ली थी। वट हैपन मिस अफंदी, आ रही हो के? इसे आंखें बंद किए मुश्किल 1 मिनट ही हुआ था जब सर जानजेब की आवाज़ पर वो चौंकी थी। यस सर, आई एम फाइन। दीवार का सहारा लेकर वो खड़ी हुई थी। ठीक तो लग नहीं रही हैं आप? उन्होंने इसकी लाल आंखों को देखते हुए कहा था। सर एक्चुअली से बुखार है। ईमान ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि सना, जो अभी जूस लेकर आई थी, बोल पड़ी थी। ओ, फिर तो आपको घर जाना चाहिए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। उन्होंने ऑफर दी थी। बट सर, अभी 1 पीरियड बाकी है। छुट्टी में सना ने ईमान को थामते हुए कहा था जो कुछ ही देर में परसों भी ईमान लगने लगी थी। नो प्रॉब्लम, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, आप इन्हें लेकर मेरी कार तक चलें। ये ले चाबी। उन्होंने चाबी सना के हवाले की और खुद प्रिंसिपल के ऑफिस के जाने पड़ गए थे जबकि सना ईमान का सहारा देकर गाड़ी तक ले आई थी। ईमान वेट कर, मैं हम दोनों का बैग लेकर आती हूँ। ओके। सना ने इसे गाड़ी में बिठाने के बाद कहा प्लीज़ जल्दी आना। ईमान ने कहा और वो सर हिलाते हुए अंदर क्लास की जाने बढ़ गई थी। मिस अफंदी, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। सर जानजेब ने गाड़ी में बैठते हुए इसे देखते हुए कहा था जिसका चेहरा बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। नो सर आंटी, आप घर ड्रॉप कर दें। एंड आई एम सॉरी सर, आपको ज़हमत हुई मेरी वजह से। कमज़ोर आवाज़ में माजरत की गई। इट्स ओके मिस अफंदी, आप हमज़ा की सिस्टर हैं। अगर हमज़ा को पता चला कि मैं आपका ख्याल नहीं रखा तो मुझे मुअत्तल ही करवा देगा। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था और अपने भाई की मोहब्बत सोच कर ईमान मुस्कुरा दी थी। मैं आई कम इन सर? सना ने मजाकिया अंदाज में पूछा था। इस अंदाज पर सब जी जान से मुस्कुरा उठे थे। जान से अपने कार अफंदी हाउस की जाने बढ़ा दी थी। घर पहुंचते ईमान को शदीद बुखार ने आन घेरा था। फौरी तौर पर डॉक्टर को बुलाया गया था। इसने सुकून अवर इंजेक्शन लगाया और कुछ मेडिसिन दे दी। वक्ती तौर पर इसका बुखार कम हो गया मगर रात होते ही फिर से बुखार का हमला हो गया था। फौरी तौर पर इसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर ने तफसीली चेकअप और कुछ टेस्ट के बाद इसे डेंगू बुखार का बताया था। इसका इलाज शुरू कर दिया गया था। घर की औरतों के अलावा सब मर्द इस वक्त हॉस्पिटल में थे। इनका अंकल, आप सब घर जाएं, मैं हूँ यहाँ पर। कामरान ने अहमद अफंदी की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ पापा, आप जाएं, पर वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे। मैं यहाँ पर मैं
यहाँ پر آپ بالکل فکر مت کریں، ہم لوگ یہاں پر ہیں، ایمان ٹھیک ہو جائے گی۔ حمزہ نے اپنے باپ کو بتایا کو کہا وہ جانتا تھا ایمان میں سب کی جان ہے بیٹا، مگر میری بچی پاپا وہ ٹھیک ہے، دیکھنا صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سب نے ایک زبان ہو کر انشاءاللہ کہا تھا۔ کامران تم پلیز انہیں گھر چھوڑ آؤ، حمزہ نے کامران کو کہا جو خود بھی کافی پریشان تھا۔ ہاں چلیں انکل، بیٹا خیال رکھنا، میں صبح آؤں گا۔ جاتے جاتے انہوں نے حمزہ سے کہا تھا اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ 4 دن ہاسپٹل میں زیر علاج رہ کر بالآخر اسے آج ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی مکمل پرہیز اور میڈیسن کا ڈیٹ دیا گیا تھا۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا یار۔ سب باری باری مل کر آرام کرنے کی تلقین کر کے جا چکے تھے۔ تب ثنا نے اس کے گرد کمبل لپیٹتے ہوئے کہا تھا کیوں میں اتنی بدصورت لگ رہی ہوں؟ کیا اسے بے حد معصومی سے سوال کیا گیا تھا۔ ثنا اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ہاں بہت بدصورت لگ رہی ہو، بالکل بلبلوری کی طرح۔ ثنا نے سنجیدگی سے کہا ایمان کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ کیا کہا؟ صبر کر، اسے مارنے کے لیے اٹھی مگر کمزوری کے بعد چکرا کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ منظر اندر آتے کامران نے بھی دیکھ لیا تھا اور بھاگ اس کے پاس پہنچا تھا۔ ایمان تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے پاؤں میں بیٹھا اسے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوے لڑکی میری وائف سے دور رہو تم ذرا۔ کامران نے انگلی اٹھا کر ثنا کو کہا تھا ایکسکیوز می، آپ کی وائف نہیں ہے؟ ہاں میری فرینڈ، کزن، دوست، بہن ضرور ہے، تو آپ ذرا فاصلہ رکھیں۔ ثنا نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا تھا وائف تو میری ہی بنے گی نا، اور تب تو میں تم جیسی ٹریل کو اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا گیا دیکھیں گے تب کی تب، فی الحال آپ تشریف لے جائیں تاکہ وہ آرام کر سکے۔ ثنا نے ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو ڈال سی لگ رہی تھی۔ اوکے بابا جا رہا ہوں، گیٹ ویل سون ایمان نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ کامران اور سارا کو واپس سے لندن جانا تھا۔ میں واپس آؤں تو تم بالکل فریش ملنی چاہیے سمجھی۔ اس وقت وہ لون میں ایمان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صبح 9 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جلدی واپس آنا پلیز، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کہ بابا اب یہ بن موسم برسات شروع مت کر دینا، آئی پرومس میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر ایمان کا سر جھک گیا تھا۔ اب تو مسکراؤ نا، پرومس بھی کر لیا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے پھر مسکرا دی تھی۔ کامران اور سارا سلمان کے جانے کے بعد 1-2 دن وہ اپسیٹ رہی اور پھر آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئی تھی۔ کامران سے دلی انسیت ہو گئی تھی اسے، مگر وہ برمالہ اظہار کرنے سے بہرحال گریز کیا تھا۔ وہ جب تک یہاں رہا ایمان کو اس کے خاص ہونے کا احساس اپنی نظروں سے ہی کرواتا رہا تھا۔ آج بیماری کے بعد تقریباً 15 دن بعد وہ کالج آئی تھی۔ ثنا البتہ بیچ میں 3-4 دن کالج کو دیدار کا شرف بخش ہی دیتی تھی۔ ثنا کی بدولت ہی اس کی کلاس والوں اور ٹیچر کو اس کی بیماری کا پتہ چل گیا تھا اور سب نے ہی بہت خلوص سے اس کا حال دریافت کیا تھا۔ ثنا کو کچھ نوٹ بنانے تھے اور وہ لائبریری میں ہی رک گئی تھی۔ ڈرائیور کو بھی 1 گھنٹہ لیٹ آنے کا ثنا بتا چکی تھی۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی تو وہ اٹھ کر باہر لان میں آ کر بیٹھی تھی۔ کالج تقریباً خالی ہو چکا تھا سوائے چند اسٹوڈنٹ کے جو لائبریری میں موجود پڑھائی کر رہے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ بینچ پر بیٹھی سامنے لگے پھولوں کو دیکھتی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب سر جہانزیب کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ کون سا لو ایجاد کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے مس افندی؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں سر، میں بس یوں ہی، گھبراہٹ میں کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئیں؟ کالج آف ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے، انہوں نے ہاتھ پر بندھی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سر ثنا لائبریری میں نوٹس بنا رہی ہے، کچھ دیر تک چلے جائیں گے سر جھکا کر وہ بولی تھی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ نرم لہجے میں کیے گئے سوال پر وہ قدرے ریلیکس ہو گئی تھی۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہوں سر۔ اسی طرح ہلکی پھلکی گفتگو میں ٹائم گزرنے کا اندازہ نہ ہوا تب چونکہ جب ڈرائیور نے ہارن دیا سر جہانگیر کو خدا حافظ کہتے ہوئے ثنا کو بلانے لائبریری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ گھر کی عورتوں کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی گنجکر بنا ہوا تھا، کبھی ڈیکوریشن والے کے پیچھے، کبھی مہمانوں کے لیے کیے گئے ارینجمنٹ کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ ثنا کو مائیوں بٹھا دیا گیا تھا۔ سارا، سلمان اور عمران بھی پہنچ چکے تھے۔ اس وقت ایمان کو چھوڑ کر سب لوگ ڈائننگ روم میں موجود تھے، خوشگپوں میں مصروف تھے، جبکہ ایمان ثنا کے پاس دوسرے روم میں تھی۔ دلہا ہو کر مجھ سے کام کروا رہے ہیں سب، مجھے بھی مائیوں بٹھاؤ، حمزہ نے مسز علی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی اس بات پر سب ہی زرلا مسکرا دیے تھے۔ کیوں بھائی؟ برخودار ابھی سے ہار مان گئی، ابھی تو دوڑ شروع بھی نہیں ہوئی۔ احمد افندی نے مزاحیہ لہجے میں کہا تھا۔ بڑے پاپا آپ خود انصاف کرے، 2 دن سے مجھے گھنچکر بنایا ہوا ہے، میں تو دلہا ہوں، معصوم شکل بنا کر کہا گیا تھا۔ کیا ہو گیا یار، میں کر دوں گا اب سارے کام، نو بس آرام سے مائیوں بیٹھ جا تو، کامران نے شرارت سے کہا تھا۔ واہ بھائی ہوشیار خان، اب رہ ہی کیا گیا ہے، سارے کام تو میں نے نپٹا دیے ہیں، میں نے تیری مہربانی جو امریکہ سے تشریف لے کر اب آیا ہے، حمزہ نے جل کر کہا تھا۔ کامران نے اطمینان سے کہا اور حمزہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ حمزہ بھائی، ثنا کہہ رہی ہے اسے چاکلیٹ کھانی ہے، آپ لا دیں گے پلیز؟ ایمان نے آگے سے نئی فرمائش سنائی تھی۔ حمزہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا، جبکہ باقی سب نے اس کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ وٹ، اس ٹائم اور چاکلیٹ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ حمزہ کو تو گویا کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ بھائی میں نے نہیں، ثنا نے بولا ہے، اس ثنا کو تو میں ابھی بتاتا ہوں، حمزہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، جب کامران نے اس کا بازو پکڑ کر پھر سے اپنے بٹھا دیا تھا۔ شادی سے پہلے تم ثنا سے نہیں مل سکتے ہو، جاؤ اب اسے چاکلیٹ لا کے دو، مسز علی نے کہا اور وہ برے برے منہ بناتا ہوا وہاں سے اڑ گیا تھا۔ شادی کا ہنگامہ اپنے عروج پر تھا۔
مسٹر علی اور مسٹر احمد نے سب کو ہی شادی میں انوائٹ کر رکھا تھا۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے کروائی گئی تھی۔ جب بھی آج شادی کا فنکشن تھا، بہت زیادہ مہمانوں کی وجہ سے شادی ہال بک کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی سب شادی ہال میں جمع تھے۔ ثنا کو ایک فرینڈ کے ساتھ پارلر بھیج دیا گیا تھا، جبکہ کامران کو اس کے ڈرائیور کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ دوسری طرف ایمان آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ثنا کو دلہن کے روپ میں اسٹیج تک لایا گیا تھا۔ حمزہ پہلے سے ہی اسٹیج پر برجمان تھا، اسپیشل واک میں اس کے اوپر بلیک واسکٹ پہننے کافی فریش سا لگ رہا تھا، جبکہ ثنا روایتی سرخ عروسی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ ہر طرف سے مبارکباد کی آواز گونج رہی تھی۔ کامران کی نظر پورے فنکشن میں ایمان پر جمی ہوئی تھی۔ کھانے وغیرہ کے ارینجمنٹ کا اطمینان کر کے وہ ایک کونے میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی کامران اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ دھیمے لہجے میں پوچھا گیا، اور وہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی، بے تحاشا آنسو اس کی آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ تو کامران کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایمان کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ۔ تو اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر شدت سے رو دی، جبکہ کامران پریشان سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسلسل اسے تسلیاں دیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب آنسو تھمے، ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوئی۔ اپنی بے اختیاری پر وہ بے تحاشا شرمندہ ہوئی تھی۔ I'm sorry، آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا تھا، کیوں رو رہی تھی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ پریشان تھا۔ مجھے ثنا بہت یاد آئے گی، نظر جھکا کر بولی۔ آنسو ایک بار پھر برسنے کو تیار تھا۔ اگر پاگل لڑکی اتنی سی بات پر اتنے قیمتی آنسو ضائع کر دی، اور ثنا تمہارے گھر میں ہی تو رہے گی، تو جب سامنے رہے گی اور یاد کیسے آئے گی؟ ہاں اسٹوپڈ گرل، اس کے ماتھے پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ مگر ہمارا رشتہ تو بدل جائے گا نا، اور اگر وہ بھی بدل گئی تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اوکے؟ اور اب یہ رونے کا سین اینڈ کرو۔ ادھر دیکھو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس کے آنسو کامران کو اچھے نہیں لگ رہے تھے، سو دھیان بٹانے کو اس کے آگے ایک گفٹ پیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیکٹ کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ خود ہی دیکھ لینا، پرشوق نگاہوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ گفٹ پیک کھولتے ہی وہ اچھل پڑی تھی۔ یہ کب لیا آپ نے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ اس پیکٹ میں ایک بہت خوبصورت فریم میں ایمان کی شرمائی سی تصویر تھی۔ جب ثنا کی بات پر وہ جی جان سے مسکرائی تھی۔ جب آپ میرے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ایمان، آئی ریئلی لو یو، کامران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت اور اس بات پر اس کی کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی تھی، اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسٹیج پر ثنا کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بے شمار دعاؤں کے سائے میں ثنا ایک روم سے دوسرے روم میں رخصت ہو گئی تھی۔ پہلے شادی اور پھر ولیمے کا ہنگامہ سرد ہوا تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پڑھائی سے تو ثنا کو ویسے بھی شغف نہیں تھا، اور شادی کے بعد تو ایک مہینہ دعوتوں کے بعد ایمان کے بے حد اصرار پر آج وہ کالج آئی تھی۔ جلدی سے پیپرز ہوئے ہوں تو جان چھوٹے۔ ثنا نے لیس کھاتے ہوئے بیزاری سے کہا تھا۔ توبہ ہے، کتنی الرجی ہے تمہیں پڑھائی سے؟ ایمان نے نوٹس بناتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں نا یار، بس، اور اب میں کالج نہیں آؤں گی۔ اوکے بابا، مت آنا۔ اب کہاں تمہارا دل لگے گا میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا؟ آئی نو، اداس لہجے میں کہتے وہ بولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، تجھے پتہ تو ہے مجھے شروع سے ہی اسٹڈیز میں انٹرسٹ نہیں تھا، اور اب تو بالکل بھی نہیں رہا۔ اپنی آخری باتوں پر مسکرائی تھی، جبکہ ایمان بھی پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ ہاں ہاں آئی نو، کیوں دل نہیں کرتا؟ کیوں کو لمبا کھینچتے ہوئے بولی تو ثنا چپ سی گئی تھی، اور ایمان کو لگا اس نے ثنا کو کھو دیا ہے، اور وہ اتنا غلط بھی نہیں لگا تھا اسے۔ بالآخر فائنل پیپرز آئے اور وہ گزر گئے تھے۔ ایمان نے ایگزامز کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے تھے، جبکہ ثنا نے تھوڑی بہت ہی تیاری کی تھی، اور اب ایمان شاندار نمبروں سے کامیاب ہوئی تھی، جبکہ ثنا بمشکل پاس ہوئی تھی۔ گریجویشن کے بعد ثنا مکمل طور پر گھرداری میں مصروف ہو چکی تھی۔ ایمان نے یونیورسٹی جوائن کر لی تھی، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ثنا اور ایمان کی ملاقاتیں تقریباً روز ہوتی تھیں، مگر پہلے جیسی گرم جوشی کہیں نہیں تھی۔ کامران اور سارا سلمان بھی واپس لندن جا چکے تھے۔ ایمان اپنی پڑھائی میں بزی ہو گئی تھی۔ ثنا چلو نا شاپنگ پر چلتے ہیں۔ آج بہت دنوں بعد ایمان کو پڑھائی سے تھوڑی فرصت ملی تھی، تو اس نے لان میں بیٹھی ثنا سے کہا، جو ابھی بھی فریش ہو کر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، چلو چلتے ہیں، اسی بہانے تمہارے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا۔ تم تو اب عید کا چاند ہی ہو گئی ہو، ثنا نے کہا تو وہ بس شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ یار اسٹڈیز ٹف ہیں بہت، چلو تم تیار ہو جاؤ، میں ماما کو بتا کر آتی ہوں، گاڑی کی چابی لے کر آتی ہوں۔ اور وہ دونوں اندر کی جانب چل دی تھی۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر جب ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ سو ایمان نے گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے کھڑی کی تھی۔ کیا خیال ہے، پیٹ پوجا نہ ہو جائے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ ثنا کی بات پر مسکراتے ہوئے اندر ہوٹل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کامران پپو وغیرہ سے بات ہوئی تمہاری؟ کھانا کھاتے ہوئے ثنا نے ایمان سے پوچھا تھا۔ ہاں ہوئی تھی، انفیکٹ رات ماما نے بھی بات کی تھی، پپو سے کہہ رہی تھی ابھی آنا مشکل ہے، کامران کا بزنس ڈسٹرب ہو رہا ہے، مگر جلدی ہی آئیں گے، تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے رائٹ؟ ثنا کی بات پر اس نے شرما کر سر جھکا لیا تھا، اور ثنا ہنستی تھی۔ گھر جلدی واپس جانے کے چکر میں انہوں نے شارٹ کٹ لے لیا تھا۔ فندی ہاؤس کے نفوذ جتنے بھی ماڈرن تھے، مگر شہر کے حالات نے سب کو ہی ڈرایا ہوا تھا، سو ان کے بھی مغرب کے بعد باہر جانے کی اجازت نہ تھی، جبکہ اب عشاء کی اذان ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ فون کے
फ़ोन करके सना ने मिसेज़ अली को इन्फ़ॉर्म कर दिया था। हमज़ा, मिस्टर अली और अहमद अफ़ंदी साहब मीटिंग की वजह से लेट हो गए थे, मगर वो दोनों फिर भी जल्द-जल्द घर पहुँचना चाहती थीं। सुबह से काफ़ी धुंध थी, धुंध की वजह से मौसम काफ़ी सर्द था। ईमान बेटा, आज मौसम बहुत ख़राब है, आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले लो। मिसेज़ अहमद ने तैयार होते ही ईमान से कहा था, बड़ी मामा आज मेरी बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है, वरना मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था जाने को। फिर भी बच्चे मेरा दिल न जाने क्यों घबरा रहा है। तुम्हारे पापा, अंकल, हमज़ा सब जा चुके हैं, तो वो अकेली बस रोड तक कैसे जाओगी? बेटा, उन्होंने परेशानी से कहा था, मेरी प्यारी बड़ी मामा की दुआएं हैं ना मेरे साथ, डोंट वरी एंड स्माइल। गले में बाहें डालते हुए बोली थी, खुश रहो मेरी जान। इसका सारा प्यार इसी की बेटी के लिए और अपनी ही बेटी के लिए ठेंगा। सना जो दरवाजे पर खड़ी सारा मंजर देख चुकी थी, मुंह बसोड़ते हुए बोली थी, तुम दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हो, घर की रौनकें हो, इधर आओ। मिसेस अहमद दोनों को गले लगाते हुए बोली थी, अगर ये सीन खत्म हो गया तो नाश्ता कर लें। मिसेस अली ने तीनों को देखते हुए कहा था। सब हंसते मुस्कुराते नाश्ते की टेबल पर की जाने बढ़ गए थे। यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिट करवाने और लाइब्रेरी में से काफ़ी देर लग गई थी। जब बाहर निकले तो कुछ स्टूडेंट के अलावा बाकी सब जा चुके थे। शॉकिंग न्यूज़ जिसने से सही मायनों में परेशान कर दिया था कि यूनि में 5 मिनट पहले निकल चुकी थी। मौसम के तेवर भी कुछ ठीक नहीं थे कि कभी भी बारिश शुरू हो सकती थी। मोबाइल वो बहुत कम यूज़ करती थी। आज भी मोबाइल वो घर पर भूल आई थी। इससे पहले कि बारिश शुरू होती वो घर जाने का बंदोबस्त करना चाहती थी, इसलिए यूनि से बाहर लिफ्ट के इंतजार में खड़ी थी। कुछ ही देर में एक ब्लैक मर्सिडीज इसके पास आकर रुकी थी। ब्लैक शीशों वाली कार का शीशा नीचे हुआ। हर डिसेंट आदमी ड्राइविंग सीट पर बरजमान था। क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज़? मेरी यूनि में बस मिस हो गई है। लजाजत बड़े लाशे में पूछा। कहते थे श्योर प्लीज़ कम इन। इसकी ये तरफ का लॉक खोलते हुए वो बोला था थैंक यू। दुपट्टा संभालते कार में बैठते हुए एक बार मनमोहनी से वो बोली थी। अभी वो पूरी तरह एडजस्ट भी ना हो पाई थी कि तेज़ बदबू से आटा रुमाल इसके नाक पर रखा गया था। चंद लम्हों में ही होशोवास की दुनिया से बेगाना हो गई और कार फार्म हाउस की जानिब उड़ने लगी थी। इधर जब ईमान शाम तक घर वापस नहीं पहुंची तो हमज़ा यूनिवर्सिटी में पहुंचा। पता चला कि वो तो कब की वहाँ से जा चुकी है। हर पॉसिबल जगह तलाश किया, बिलाखिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, मगर इतने बड़े शहर में एक जवान लड़की का दिन दिहाड़े अगवा हो जाना आम सी बात थी। इधर मिसेस अली का रो रो का बुरा हाल था। सना और मिसेस अहमद ने जितना तसल्ली दे सकती थी इतनी शिद्दत से वो बिखरती जा रही थी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। वो कोई ला दो, मगर किसी के बस में भी कुछ ना था। सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। कमरा पूरी तरह तारीकी में डूबा हुआ था। इसने उठने की कोशिश की, मगर एकदम से सर थाम कर लेट की थी। सब याद आने पर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। सबकी परेशानी का सोचकर आंसू में मजीद रवानी आ गई थी। यूं ही रोते न जाने कितनी देर गुजर गई। लाइट सिस्टम भी नहीं था या शायद जानबूझकर हटा दिया गया था। एक कोने में सुगड़ी सिमटी सिसक रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर के साथ ही रोशनी का झपका इसकी आंखों में टकराया था। अंधेरे में रहने के बाद एकदम रोशनी सामने आने से इसकी आंखें चुनने आ गई थी। खाना खा लो। भारी आवाज़ इसके माथे से टकराई थी। आने वाले खामोशी से खाने के बर्तन इसके सामने रखकर एक तरफ हो गया था। सुबह नाश्ते में एक स्लाइस खाने के अलावा अब इसके पेट में कुछ भी नहीं किया था। फिर भी इसकी भूख प्यास जैसे आंसू के साथ बह गई थी। अभी वो सामने रखे खाने को टॉर्च की रोशनी में देख रही थी। मुझे जाने दो भाई प्लीज़, खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। सामने अंधेरे में खड़े शख्स के आगे हाथ जोड़कर वो गिड़गिड़ाई थी। आंसू एक बार फिर से इसका चेहरा भिगोने लगे थे। चुपचाप खाना खा लो वरना वो धाड़ा था। इस वरना में न जाने कौन सी धमकी पोशीदा थी कि वो अंततः सहम गई थी और खाने के ट्रे खींचकर लकमे जहर मारकर खाने लगी। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता चला? मेरी बेटी का हमज़ा और अली अफंदी इस वक्त पुलिस स्टेशन में थे। अभी तक तो हम कोशिश ही कर रहे हैं। अफंदी साहब आप इत्मीनान रखें, हम जल्द आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। डीआईजी साहब खुद इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इंस्पेक्टर राहिल ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा था। पापा चले घर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। हमज़ा ने अपने बाप को उठाते हुए कहा था जो कुछ ही घंटों में शिकस्त खूर नजर आने लगे थे। पहले बेटी का गम और अब हर जगह साथ देने वाली शरीक हयात भी बेसुध थी। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। सना खाना आगे रखो और जाओ, हमज़ा को खाना खिलाओ। तुम बेटा ने भी खाना दोगी? मिसेस अहमद ने कहा था। तो सना जो ईमान की वजह से हद दर्जा ट्रेंड थी, सर हिलाती हुई कमरे के से निकल गई थी। भाई साहब खाना शुरू करें। अहमद आप भी खाएं, आप ही लोग हिम्मत छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? बिस्मिल्लाह करे, अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। मिसेस अहमद ने कहा और ट्रे इनके सामने कर दी थी। उन्होंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया था। चंद लोग के खाने के बाद वो आदमी खामोशी से ट्रे उठाकर ले गया था, जबकि वो एक बार फिर अपनी बेबसी पर रो दी थी। कुछ देर बाद कमरे का ज़ीरो का बल्ब रोशन हो गया था। हल्की रोशनी में वो आसानी से कमरे का जायज़ा लेने लगी। अच्छा खासा वेल फर्निश्ड रूम था। सेंटर में एक डबल बेड रखा हुआ था और साइड पर लैंप पड़ा हुआ था। अटैच बाथरूम में भी था, मगर पूरे कमरे की हर चीज़ स्याह थी, बिल्कुल इसकी ज़िंदगी की तरह। हिम्मत करके वो उठी और हाथ मुँह धोकर वॉशरूम में घुस गई थी। शदीद सर्दी में भी ठंडे पानी से न जाने कितनी देर तक वो मुँह धोती रही। जब बाहर आई तो वहीं कोने में सिमट के बैठ गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया था। सर उठा के जब इसने देखा तो इसकी ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे रह गई थी। एक काले निकाब में चेहरा छुपाए वो आस्ता आस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा था और इस बेख्तियारी
तो इसे बे इख्तियार खड़ी होकर पीछे की जानिब होने लगी। आंसू एक बार फिर से इसकी गाल पर बहने लगे थे। नहीं, दूर रहो प्लीज़। रोते हुए दीवार के साथ लगी थी, जबकि निकाबपोश की पेशकदमी जारी थी। रहम करो प्लीज़, मुझे जाने दो। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी थी। वो इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। खौफ हदों को छूने लगा था। दिमाग काम करना बंद करने लगा। कुछ ही पल में वो होश हवास की दुनिया से बेगाना होकर इसकी बाजों में झूल गई थी। होश आने के बाद पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया था, और जब समझ आया तब इसे अपने आप से घिन आने लगी थी। लड़खड़ाते कदमों से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। एहसास कि इसकी इज्जत को दागदार कर दिया गया है, गाली से कम नहीं। न जाने कितनी देर वो शदीद सर्दी में ठंडे पानी से अपने वजूद पर इसका एहसास मिटाती रही थी। वजूद के जख्म भर जाते हैं मगर रूह पर लगे घाव कभी नहीं भरते, और फिर हर रोज़ इसकी इज्जत का जनाजा निकाला जाता। औरत होना कितना बड़ा जुर्म है, हर रात इसे बताया जाता, और वो बस रहम की भीख मांगती मगर वहाँ कोई ना था। मरने की दुआएं मांगती मगर वो भी कबूलियत का दर्जा ना पा सकी। मुसलसल 1 हफ्ता इसे औरत होने की सज़ा दी गई थी, और 1 हफ्ते बाद ये कहकर रात की तारीकी में इसके घर के बाहर फेंक दिया गया कि गलती से तुम्हें उठा लाए थे। तुम वो लड़की नहीं हो जिसकी इन्हें तलाश थी। टूटे कदमों से ईमान घर की जानिब बढ़ती थी। चौकीदार से देखकर इसकी जानिब लिपका, छोटी बीबी आप आ गई। वहीं से सहारा देकर घर के अंदर ले आया था। इसे अचानक देख के सब सकते में आ गए थे। सना भाग इसके गले लग गई थी। सभी हैरत भरी खुशी में मुब्तला थे। शोर सुनकर मिसेस अली अपने कमरे से भागकर बाहर आई थी। ईमान को सामने देखकर इनकी ममता तड़प उठी थी। 7 दिनों की ममता की प्यासी ईमान इनके गले लगकर फूट-फूट कर रो दी थी, और यूं ही रोते-रोते कभी हवास के साथ छोड़ के इसे खबर ना हो सकी। होश आया तो अपने बेडरूम में थी सना। मिसेस अली, मिसेस अहमद इसके सराहने बैठी हुई थी। होश आता देखकर मिसेस अहमद ने सना को खाना लेने दुरा दिया था। ईमान बच्चे, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मिसेस अहमद ने पूछा तो ईमान खाली-खाली नज़रों से देखती रही। मिसेस अली की गोद में सर रख छुपाए सिसकने लगी थी। अहमद साहब ने कुछ भी पूछने से मना कर दिया था कि जब तक वो शौक से बाहर नहीं आ जाती कोई इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा। नॉर्मल होने के लिए इसे टाइम दे। इस वाक़े को 2 माह हो चुके थे मगर अब तक वो इस शौक से बाहर नहीं आ सकी थी। ईमान, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, उठो रेडी हो जाओ। सना ने ईमान से कहा था, जो अपने बेड पर बैठी ख़लाओं में न जाने क्या ढूंढ रही थी। ईमान इसने बाजू से पकड़ कर लाया तो वो डर कर पीछे हो गई थी। इतना अरसा गुजरने के बाद वो अब भी डर जाती थी। वही डर ज़हन में अपनी जड़ें पुख्ता कर चुका था। एक दिन जब मिसेस अली से खाना खिला रही थी तब इसे ज़ोरदार अबकाई आई थी। बेख्तियार वॉशरूम की तरफ भागी थी। कुछ देर बाद जब इसे वापस आई तो चेहरा हल्दी की माने पड़ा हुआ था। मिसेस अली जहां दीदा औरत थी आगे बढ़कर इसे थाम लिया था और बेड तक ले आई थी। इसे सुलाकर खुद मिसेस अहमद के रूम की जाने पड़ गई थी। भाभी जिसका डर था वही हुआ। आखिर मिसेस अली ने कहा था, क्या मतलब, क्या हुआ? मिसेस अहमद ने खौफजदा लहजे में पूछा। ईमान शायद प्रेग्नेंट है भाभी। मिसेस अली ने खौफजदा लहजे में कहा था, क्या तुम्हें कैसे पता चला? क्या इसने खुद बताया नहीं? जैसे इसकी हालत है मुझे शक है ऐसा ही है। मेरी फूल सी बच्ची क्या हालत कर दी सालमा ने, अल्लाह पूछेगा। इनको वो बकायदा रोने लगी थी। हौसला करो आलिया, तुम ऐसे टूट जाओगी तो ईमान को कौन संभालेगा? मिसेस अहमद ने इसे तसल्ली देते हुए कहा था। मैं क्या करूँ भाभी, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। आंसू में रवानगी आ गई थी। हौसला करो, कल पहली फुर्सत में इसे डॉक्टर को दिखाओ और मेरा मशवरा मानो। अबॉर्शन की बात भी करो, डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके अबॉर्शन करवा देना। मिसेस अहमद ने मशवरा दिया था। जी भाभी, मैं कल ही से हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी, उन्होंने दुखी लहजे में कहा था। और एक बात और, आज सुबह सारा का फ़ोन आया था। मिसेस अहमद ने कहा। क्या कह रही थी? कहना क्या है, मंगनी ख़त्म कर दी है। कामरान का कहना है कि वो किसी का थूका हुआ नहीं चाटेगा। मिसेस अहमद ने बताया तो वो सर थाम कर बैठ गई थी। अली अहमद करो और जाओ, जाकर पहले अली को सारी सूरत हाल बताओ, फिर जो तुम लोगों का फैसला होगा। उठो शाबाश, मिसेस अहमद ने कहा तो वो सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई थी। और अगले दिन वो इसे गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले गई थी। मुकम्मल चेकअप के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है। इसे हर सूरत बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। इस खबर से जो हकीकतन इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींचती चली गई थी। वो ज़रूरत पड़ती ईमान को लिए रूम से बाहर निकल आई थी, तभी किसी से टकरा गई थी। मुड़कर देखा तो मिसेस असद थी। कैसी हैं आप? और ईमान बच्चे, आप कैसी हो? बहुत अफसोस हुआ ईमान का सुनकर। उन्होंने तासीर से कहा था, इन ज़ालिमों ने जो किया इसके बाद मुझे अपने हाथों से अपनी बच्ची को जहर देना पड़ेगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई थी। इसकी प्रेगनेंसी और मंगनी टूटने की खबर पूरे ख़ानदान में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। ईमान पूरी तरह टूट चुकी थी। पूरा घर हर वक्त इसे तसल्लियाँ देता रहता था मगर वो मुस्कुराने वाली ईमान ज़िंदगी से भरपूर वो लड़की इसकी बिखरी अपनी ज़ात की गर्जियों से लहूलुहान हो गई थी। एक दिन अचानक ही मिसेस असद के इनके घर पहुंच गई थी। चाय और इधर-उधर की बातों के बाद वो गोया हुई। बहन, मैं आज आपकी एक कीमती चीज़ मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगी। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। चाय का कप मेज़ पर रखते हुए बोली थी। जी, हमारे पास कौन सी ऐसी कीमती चीज़ है? सब आपके सामने है, मिसेस अहमद ने कहा। वो हकीकतन हैरान हुई थी। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, उन्होंने पुरुम्मीद लहजे में कहा। मगर बहन ईमान, मैं अपने बेटे के लिए ईमान को मांगने आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, उन्होंने पुरुम्मीद लहजे में कहा था। मगर बहन ईमान, के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और इसकी प्रेगनेंसी। मिसेस अली ने
بات کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سب معلوم ہے، انفیکٹ میرے بیٹے کو بھی سب پتا ہے، بس آپ ہماری جھولی بھر دیں۔ انہوں نے مسز علی کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ جی ہمیں تھوڑا وقت دیں، آپ کو سوچ کے جواب دیں گے، مسز احمد نے کہا تھا، جبکہ مسز علی اب تک شوق میں تھی۔ جی آپ سوچ لیں، مگر جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے سے تو آپ مل چکی ہیں پارٹی میں؟ جی ہاں ماشاءاللہ، بڑا ہی پیارا فرمانبردار بچہ ہے، بس تو پھر آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، جلد از جلد میں یہ چاند اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو ان دونوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سب سے صحیح مشورہ اور ایمان کی مرضی پوچھنے کے بعد مسز اسد کو ہاں کہہ دی تھی، اور وہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ 10 دن میں ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی۔ نکاح سے رخصتی تک ایمان مٹی کے مہرت بنی ہوئی تھی، مگر جب رخصتی کا وقت آیا تو وہ کب کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اب شدت سے تڑپ کر رو رہی تھی، وہاں موجود ہر ایک کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ بے شمار دعاؤں کے سائے میں وہ ایمان علی سے ایمان جہانگیر بن کر فندی ہاؤس سے رخصت ہو گئی تھی۔ دلہن بنی ہوئی بتحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اپنے حسن سے انجانے اس کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ رب کے بعد وہ اس ایک شخص کے شکر گزار تھے جسے اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر اس شخص نے آج اس کو اور اس کے بہت سے اپنوں کو بے موت ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس کی سوچوں کی ڈور تب ٹوٹی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ سر بے اختیار جھکا، آنسو بہت ضبط کے باوجود بھی اس کا دامن بھگونے لگے تھے۔ وہ شخص آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ آج کے بعد آپ کبھی نہیں روئیں گی مس افندی؟ اوہ سوری مسز جہانگیر، وعدہ کریں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ ایمان نے بے اختیار نظر اٹھائی تھی، وہ روئی رہی سی آنکھیں معصومیت بھری حیرت والے چہرے والی لڑکی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ایمان پر حیرتوں کا پہاڑ لیے ٹوٹا تھا، اور وہ اسے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سب دھندلانے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، جان زیب نے آگے بڑھ کے اس کانچ کی گڑیا کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ چہرے پر پانی کے قطرے محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ جان زیب جو پچھلے 15 منٹ سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے سکون کا سانس لیا، جبکہ ایمان اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سر آپ یہاں؟ وہ اسے اب بھی دیکھ کر حیران تھی۔ تو پھر مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ اشتیاق سے پوچھا گیا، مگر وہ الجھ سی گئی تھی۔ آپ ہی نے مجھے 3 بار قبول کیا ہے۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے، مگر مجھے یاد بھی ہے، اور میرے پاس گواہ بھی ہیں، نرم لہجے میں کہا گیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی تھی، خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی۔ ارے یہ آنسو کا نلکا بند کرے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اب میں آپ کو کبھی رونے نہیں دوں گا، جتنا رونا تھا رو چکی ہیں۔ اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا، اچھا چلے اب چینج کر لیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ اٹھنے لگی، تبھی جان زیب نے اسے روک دیا تھا۔ ایم سوری، منہ دکھائی تو میں نے دینا ہی بھول گیا تھا۔ ہاتھ دیں اپنا۔ جیب سے رنگ نکال کر اس کی انگلی پہ پہنا دی تھی۔ اب آئی ہے یہ اصل اپنی جگہ پر۔ رنگ پہنا کر اس کو دیکھتا ہوا بولا تھا، اور وہ چینج کرنے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چینج کر کے جب وہ واپس آئی، تب تک جان زیب نے اپنا بستر صوفے پر سیٹ کر چکا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ مرزاد پر سے اعتبار ٹوٹا تھا، اس بات کا اندازہ شاید جان زیب کو ہو گیا تھا، تبھی اس نے صوفے پر شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ مسز اسد ایک مہربان اور خیال رکھنے والی ساس ثابت ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہوا اس میں ایمان کا کوئی قصور نہیں تھا، جبکہ جان زیب بھی اس کا حالت میں اس سے حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک دن جان زیب کے بھائی اور بھابھی، جو کہ الگ رہتے تھے، ملنے آئے۔ خوب آؤ بھگت ہوئی تھی ان کی، اور پھر سونیا بھابی کے اسٹاپ پہ ایمان اسے اپنے روم میں لے آئی تھی۔ ہاں تو کیسی جا رہی ہے تمہاری لائف؟ طنزیہ لہجے میں پوچھا گیا تھا، اور وہ سر جھکا کر صرف اچھی ہی کہہ سکی تھی۔ ہاں بھائی، اچھی ہی جائے گی، آخر اتنا ہینڈسم ہسبینڈ اور ماما جیسی ساس جو ملی ہے۔ اس بار اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ ویسے ایمان، تم نے جان زیب کو پھنسایا کیسے؟ آئی مین تم جیسی یوز لیس گرل سے شادی کیسے کر لی؟ نہ جانے کس کا گناہ پیٹ پر سجائے گھوم رہی ہو، کریکٹر لیس اسٹوپڈ گرل، بے حد حقارت بھرے لہجے میں کہا گیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایمان سے اس طرح بات کرنے کی؟ ہوتی کون ہے آپ اس کے کریکٹر کے بارے میں رائے دینے والی؟ جان زیب جو کسی کام سے روم میں آ رہا تھا، سونیا کی باتیں سن کر اسے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تب سونیا پر برس رہا تھا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، چلی جائیں یہاں سے۔ آپ کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا، ویسے تمہیں میری بہن سے شادی کرنی چاہیے تھی، کم از کم کنواری تو تھی نا، اس کی طرح یوز لیس۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دھاڑا اور سونیا پاؤں پر رکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، اور جان زیب ایمان کی طرف مڑا تھا، جو آنسو کے ساتھ دھیرے دھیرے کانپ بھی رہی تھی۔ جان زیب نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا، گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ تم ٹھیک ہو ایمان؟ آنسو صاف کرتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ایم سوری ایمان، مجھے تمہیں اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس کے بے حد قریب آ کے اسے گلے لگا کر بولا تھا، تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ایک فیصلہ کر چکا تھا، ماما میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں لندن میں جو ہمارا آفس کی برانچ ہے، میں اسے ہینڈ اوور کر دوں گا۔ ناشتے کے ٹیبل پر جان زیب نے مسز اسد کو اطلاع دی تھی، مگر بیٹا اس طرح اچانک، اور تم تو یہاں کے بزنس کو ہائی اپ کرنا چاہتے تھے نا؟ جی ماما، بس میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں کا کام بھی تو دیکھ لوں، یہاں کا کام شاہ زیب بھیا آلریڈی دیکھ رہے ہیں، جان زیب نے توست پر جیم لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ اور ایک بات میں بتا دوں تمہیں، مجھے فورس
मत करना साथ चलने को, मैं अपना वतन छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम ईमान को साथ ले जाना। उन्होंने इजाज़त देने के साथ वार्निंग भी दी थी। ओके मामा मुस्कुरा कर कहा गया था, खुश रहो, खूब तरक्की करो। उन्होंने सादा दिल से दुआ दी थी। ईमान को जब पता चला कि मुल्क से बाहर जा रही है तो मुँह से कुछ ना बोली, बस खाली-खाली नज़रों से देखने लगी थी। ईमान ऐसे क्या देख रही हो? माना कि बहुत हैंडसम हो मगर यूँ घूरो तो मत। जान ज़ेब ने शरारत से कहा था। वो होंठ काट के रह गई थी। ईमान क्या बात है, कुछ कहना चाहती है? वो उठकर बेड पर आ बैठा था। उसने नफ़े में सर हिला दिया था, साथ ही आंसू गाल पर बहने लगे थे। अरे इतना पानी कहाँ से लाती हो, मैं तो किसी दिन डूब ही जाऊँगा यार, हल्के-फुल्के लहजे में कहा गया। वो नम आँखों से मुस्कुरा दी थी। उठ गया, अच्छा अब बताओ क्या बात है? शाबाश, वह बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। मामा याद आ रही हैं, रोंदे हुए लहजे में कहा गया। जान ज़ेब को गोया इसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था। वो अब समझा इसलिए इतना सिला बहाया जा रहा है। वैसे ईमान एक बात है, अगर यहाँ यही पानी किसी डैम में स्टोर कर दे तो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं ना, सॉल्व नहीं हो सकता क्या? मज़ाक़िया अंदाज़ पर इसकी आँखें सावन बहादों बन गई थीं। ईमान प्लीज़ रो मत, सुबह चलेंगे वहाँ। प्रॉमिस। अब ये आंसू नहीं, इसके आंसू साफ़ करते हुए बोला। वो अब इस बात में सर हिला गई थी। अगली सुबह नाश्ते से फारिग होकर फंदी हाउस से चलती। सब इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि सना तो दीवानी हो गई थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली, सच्ची मैं तो तुम्हें बहुत मिस किया। गले लगते हुए कहा गया था। आओ बेटा जान तुम भी आओ बेटे। मिसेस अली ने दोनों को डाइनिंग रूम में आने का कहा था, जहाँ अली और अहमद अफंदी साहब ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े थे। हमजा का इंतजार कर रहे थे। वो भी इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। अरे वाह, मेरी बेटी आ रही है। अली और अहमद अफंदी ने खुश अखलाकी से ईमान और जानज़ेब को गले लगाया था। सना भाभी कहाँ हैं? चाय लाती सना से पूछा गया। वो मोहतरम तैयार हो रहे हैं। लो आ गया। अरे भाई मेरी गुड़िया आई है, कैसी हो? बैठो। हमजा ने प्यार से साथ लगाते हुए कहा था। और बटू कैसा है? गायब गायब है, ऑफिस भी नहीं आ रहा। खैर तो है ना सब? कुछ बातों के बाद सब लोग ईमान को लेकर रूम में आ गए थे, जबकि अहमद और अली साहब ज़रूरी मीटिंग की वजह से ऑफिस जा चुके थे। हमजा का कोई खास काम नहीं था तो इसने छुट्टी कर ली थी। हाँ यार खैर है, बस लंदन वाला बिजनेस ज्वाइन करने का इरादा है। कुछ दिनों में वहाँ का काम जान से भैया संभालेंगे। वो अच्छा तो लंदन शिफ्ट होने वाला है। हमजा ने पूछा था। हाँ यार, ईमान को भी साथ लेकर जाएगा क्या? हाँ यार, मैं नहीं चाहता वो यहाँ रहकर सबको ख़ानदान की बातें बर्दाश्त करे, और अभी और बर्दाश्त करे, इससे भी लेकर जाऊँगा। जानज़ेब ने बताया तो हमजा ने सर हिला दिया था। लंच टाइम में सब वहाँ मौजूद थे। खासा एहतमाम किया गया था। खाने के दौरान ही जानज़ेब ने सबको लंदन शिफ्ट होने की खबर सुना दी थी। सबने इसे एक अच्छा फैसला करार दिया था। साथ ही हमेशा राब्ते में रहने का वादा भी लिया। और फिर शाम होने से पहले वो सबको खुदाफिज कहकर लौट आए थे। और फिर कुछ ही दिनों में वो दोनों लंदन की सरजमीन पर खड़े हुए थे। ड्राइवर को सबको जानज़ेब ने कॉल कर दी थी। उन्हें लेने पहुंच गया था। चले बेगम साहिबा, जानज़ेब ने ईमान को कहा, जो आंखें फाड़े देख रही थी। जानज़ेब के पुकारने पर चौंकी और सर झटक कार में बैठ गई। पूरा सफ़र वो साफ शफाफ सड़कें बुलंद बाला मारते देखती रही थी, जबकि जानज़ेब इसे इश्तियाक से देखता रहा था। जब घर में कदम रखा था वो ठटक गई थी। इतना बड़ा घर, हम यहाँ अकेले रहेंगे? हैरत से पूछा गया। नहीं नहीं, अकेले क्यों? मैं क्वीन एलिजाबेथ को कॉल करता हूँ, वो कंपनी देगी यहाँ आकर। शौकिया अंदाज में कहा गया था। पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया, जब समझ में आया तो बेख्तियार सर झुका लिया था। ईमान, इस तरह सर मत झुकाया करो, तुम मुस्लिम नहीं हो। एतमाद पैदा करो खुद में। इस तरह सर झुका कर तो मुझे मेरी मोहब्बत को मुस्लिम बना देती हो। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मेरी मोहब्बत जो बीत गया भूल जाओ, वो तुम्हारा माजी था। अपने हाल में जीना सीखो, बहादुर बनो। कंधे से पकड़ वो इसे समझा रहा था और वो सर झुकाए सर हिला रही थी। यहाँ देखो और स्माइल करो। वो मुस्कुराती। आओ तुम्हें घर दिखाता हूँ। इसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ गया, जबकि कोई भी ईमान से पूछता, भूल जाना अगर आसान होता तो आज दुनिया में कोई भी दुखी ना होता। आने वाले दिनों में जानज़ेब ने इसके लिए एक नर्समेड गार्ड सबका बंदोबस्त कर दिया था। वो खुद भी ऑफिस से शाम को जल्दी घर वापस आ जाता था। इसे आउटिंग पर ले जाता था। डॉक्टर ने वॉक करने को कहा था। वो इसका हर तरह से ख्याल रख रहा था। रात को स्काइप पर सबसे बात भी करवा देता। इसे खुद खाना खिलाकर सुलाकर सोफे पर ले जाता। देर तक इसके बारे में सोचता रहता और न जाने कब नींद की वादी इस पर देवी इस पर मेहरबान हो जाती। रात का न जाने कौन सा पहर था जब जानज़ेब की आँख नर्स की चीखती आवाज़ से खुली थी। बिजली की तेज़ी से वो उठकर बाहर दौड़ा था। ईमान सीढ़ियों से नीचे मुंह के बल बेहोश गिरी पड़ी हुई थी। सर से खून का फवारा संगमरमर के सफ़ेद फर्श को सुर्ख कर चुका था। दो सीढ़ियाँ तय करता हुआ उस के पास पहुंचा था। ईमान आंखें खोलो, रबड़ गाड़ी निकालो। भी फास्ट ईमान को गोद में उठाते हुए गाड़ी की जानिब दौड़ा था। अगले कुछ ही मिनटों में ईमान को स्ट्रक्चर पर डालकर आईसीयू में ले जाया गया था, जबकि बाहर लगे बेंच पर बैठा अपने हाथों को देखने जा रहा था, जहां ताज़ा गीला खून लगा हुआ था। आंसू का एक कतरा इसके गाल पर बह निकला था। वक्त देखा, सुबह के 4 बजे हुए थे। अंग्रेज़ों के देश में अजान की आवाज़ आना बहुत मुश्किल था। वो उठा, वज़ू किया और वहीं एक कोने में अंदाजे से किबला रुख होकर नमाज अदा करने लगा। दुआ मांगते वक्त वो बिला बिला के बच्चों की तरह रो दिया था। न जाने कितनी देर बोला कि हुजूर गिड़गिड़ाता रहा। तभी डॉक्टर की आवाज़ पर चौंका था। सॉरी, हम आपकी बेबी को नहीं बचा सके, डॉक्टर ने ताज़ुब से भरे लहजे में कहा था। मैंने मिसेस वो कैसी हैं? खड़े होकर वो बेसब्री से पूछने लगा था। डोंट वरी, वो ठीक है, मैं मिल सकता हूँ इनसे? ऑफ कोर्स, थोड़ी देर में हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल लेना।
ओके, थैंक यू डॉक्टर, वेलकम। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गया था, जबकि उसने दिल ही दिल में ईमान की ज़िंदगी पर अपने रब का शुक्र अदा किया था। जब वो रूम में दाखिल हुआ तो वो अपने सामने आंखें बंद किए लेटी हुई थी, सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, चेहरा शदीद तकलीफ की वजह से जर्द हो चुका था। इसे इस हालत में देखकर जहाँ ज़ेब का दिल कट कर रह गया था। कुछ पल इसे यूं ही देखता रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। ईमान ने बेहद प्यार से इसे पुकारा गया था। इस आवाज़ पर इसने आंखें खोल दी थी। आप इसने उठने की कोशिश की, मगर जहाँ ज़ेब ने इसे रोक दिया था। लेटी रहो, कैसी हो? चेहरे से बाल हटाते हुए पूछा गया। ठीक हो, आप रो रहे थे? वो इसकी सुर्ख आंखें देखते हुए बोली थी। तुम्हारा ही असर है यार, वरना मैं ऐसा नहीं था। आंखें रगड़ता हुआ बोला था। हकीकतन इसे ईमान को इस हालत में देखकर तकलीफ हो रही थी। अच्छा ये तो बताओ, इतनी रात को बाहर क्यों निकली थी? रूम से मसनूई गुस्से से पूछा गया। मुझे पानी चाहिए था। हद है ईमान, मुझे उठा देती, खुद जाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, आई एम सॉरी, शर्मिंदा लहजे में कहा गया था। इट्स ओके। तुमने जान ही निकाल दी थी मेरी। वो खामोश रही थी। ईमान कुछ पल के का इंतज़ार करता रहा था। जब वो ना बोली तो इसका हाथ पकड़कर धीरे से पुकारा था। जी ईमान, तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा? दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी गई थी इसने। जी मुझे पता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज़। ये कहते आंखों में जो दुख था जानज़ेब की नज़रों से पोशीदा न रह सका कि तुम रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। वो उठता हुआ इसके सर पर हाथ फेरता बाहर निकल गया था, जबकि ईमान ने शिद्दत से आंखें मींच ली थी। बाहर निकलकर जहाँसेब ने कब के रोके हुए आंसू को बहने की इजाज़त दे दी थी। काश ईमान, काश मैं तुम्हारे दुख का मुदावा कर सकता। काश काश दीवार पर मुक्के बरस आगे से अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। 3 दिन हॉस्पिटल में रही थी। इस दौरान जहाँसेब ने एक मिनट के लिए भी इसे तनहा नहीं छोड़ा था। इस रात हॉस्पिटल में ही सब घर वालों से बात करवा ली थी। जहाँसेब ने इन्हें सब बता दिया था। सब ईमान के लिए परेशान थे। ईमान की तसल्ली और जहाँसेब की बातों से उन्हें तो थोड़ी तसल्ली हुई थी। कुछ देर बातों के बाद कॉल बंद कर दी गई थी। 3 दिन बाद इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जहाँसेब ने 1 वीक की मज़ीद रुखसत ले ली थी ऑफिस से। अब वो पूरा दिन ईमान के साथ ही रहता था, इसे नॉर्मल करने की कोशिश करता, मगर इस वाक़ये के बाद ईमान, जो पहले जहाँसेब से कुछ देर बातें भी कर लेती, तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। यही बात जहाँसेब के लिए तकलीफ देती थी। एक दिन जब इसकी तबीयत कदरे बेहतर हुई, वो इसे घुमाने बाहर ले आया था। आइसक्रीम पार्लर पर रुककर उन्होंने गाड़ी में ही आइसक्रीम से इंसाफ किया था। फिर वो इसे लंदन के मशहूर मरूफ शॉपिंग सेंटर ले आया था। यहाँ आकर ईमान की आंखें चंदिया सी गई थी। वहाँ वो ख्वाब से कैफ़े में आ गए थे, जबकि जहाँसेब भी इसके साथ हो लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं यहाँ खड़ी हूँ। कितने बड़े शॉपिंग मॉल में अक्सर सना यहाँ होती अगर सना यहाँ होती तो पक्का बेहोश हो जाती। और मैं बोलते-बोलते वो एक रुक गई थी। आई एम सॉरी, शर्मिंदगी से बोली थी। जहाँसेब जो उसके यूँ बोलने पर झूम उठा था, एकदम गुस्सा गया था। ईमान, माज़ी को सोचना छोड़ दो प्लीज़। जहाँसेब के लहजे में न जाने क्या था कि बेख्तियार उसके मुँह से निकला, आई विल ट्राई प्रॉमिस ज़ेब। इसने अपना हाथ आगे किया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ इसके मजबूत हाथ पर रख दिया था। अच्छा चलो अब शॉपिंग हो जाए थोड़ी। जहाँसेब ने इसका हाथ थामते हुए कहा था। जी, और वो दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए थे। कितने ही लोगों ने इन्हें सताइश भरी नज़रों से देखा था। आने वाले दिनों में ईमान ने अपने आप को नॉर्मल करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। जहाँसेब भी तकरीबन हर रोज़ शाम को इसे आउटिंग पर ले जाता था। अक्सर वो खुद ही करीबी पार्क में चली जाती थी। घंटों वहाँ बैठी रहती, अपनी सोचों में मगन रहती थी। वो इसी तरह अपनी सोचों में मगन थी, तभी किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो बुरी तरह चौंक के पलट कर आने वाले को देखा तो हैरत का झटका लगा। आने वाला कोई और नहीं बल्कि कामरान सुलेमान था। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आज इसी से इजाज़त तलब की गई थी, और वो जो अब तक हैरत की तस्वीर बनी हुई थी सिर्फ सर हिलाकर रह गई थी। और वो कुशादा बेंच के एक कोने में बैठ गया था। कैसी हो? बिना इसकी तरफ देखकर उसने पूछा था। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पप्पू कैसी है? सब नॉर्मल लहजे में इत्मीनान से बोली थी। ठीक है, मामा भी। आप यहाँ कैसे? इत्मीनान से पूछा कि बस यूं ही काफ़ी दिनों से तुम्हें यहाँ आता देख रहा था, तो आज दिल का बोझ हल्का करने आ गया। इसके लहजे में न जाने ऐसा क्या था कि ईमान चौंकी थी। क्या मतलब दिल का बोझ? उलझे हुए लहजे में सवाल किया गया था। ईमान, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। जिसके लिए मैंने ये सब किया, वही आज मुझे छोड़ कर चली गई। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुल्तजा लहजे में लिए कहा गया था। और ठुकराए जाने का एहसास फिर से इसके अंदर जाग गया था। शिकस्ता खूर लहजे में बोली थी। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा आपने भी नहीं किया था। मुझे इस बात की सज़ा दी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मगर आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी, ना मुझे आपसे कोई शिकायत है। आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यूँ ही सरेराश उड़ देता। भीगे लहजे में बोली। माज़ी की करचियाँ आँखों में चुभ सी रही थी। ईमान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कामरान, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। आप मेरे मुजरिम नहीं हैं। मेरा मुजरिम वो शख्स है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। आंसू भरी आंखों से रवा थे। ईमान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी पूरी बात सुनकर जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करना, मगर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। कामरान, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना प्लीज़। ये कहकर वहाँ से उठकर जाने लगी, तभी कामरान की बात पर पत्थर की बुत बन गई थी। आसमान सर पर गिरना क्या होता है, ये बात इसे अब समझ में आई थी। ईमान, तुम्हारा मुजरिम मैं हूँ। इसे शौक लगा था। सामने बैठा वो शख्स अजीब इंकशाफ कर रहा था। और डरते डरते मुड़ी थी जब देखा वो मुँह नीचे किए जूतों से घास कुरेद रहा था। क्या मतलब? अब तक शौक थी। तुम्हारा मुजरिम हूँ मैं ईमान। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हुई है। मैंने की तुम्हारी लाइफ ख़राब अपनी लाइफ संवारने के लिए, मगर मैं खाली हाथ रह गया। वो इतराफ़ कर रहा था और वो सुन खड़ी हुई थी। क्योंकि आपने ऐसा? बहुत देर बाद बोली। इसे अपना आवाज़ खारिश आती हुई महसूस हुई थी। पाकिस्तान आने से पहले मैं ही भी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड तानिया को शादी का वादा कर कर गया था। जब वहाँ आया तब सिर्फ तुम्हें एज़ अ कज़न ट्रीट किया मैंने, मगर फिर मामा ने तुमसे मंगनी कर दी, कह कर कि मेरी ख्वाहिश है
وہ تمہیں بہت پسند کرتی تھی مگر میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا۔ تم بہت اچھی تھی ایمان، تمہاری اسی اچھائی کا میں فائدہ اٹھایا، تم سے پیار کا ناٹک کیا اور جب یہاں آیا ماما تمہارا ذکر کرتی تو مجھے تم سے چڑ ہوتی گئی۔ پھر میرے دماغ میں تم سے چھٹکارے کا ایک منصوبہ آیا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکا تھا جبکہ ایمان نے نیچے گھاس پر ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ تب میں نے ماما سے بزنس میٹنگ کا جھوٹ بول کر 10 دن کے لیے پاکستان آیا تھا، پھر تمہیں کڈنیپ کر کے تمہارے ساتھ جان بوجھ کے اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ جب ماما کو پتا چلا کہ تم گھر سے بھاگ چکی ہو تب انہوں نے مجھے بہت کالز کی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا موبائل بند کر رکھا تھا، تمہیں قید کر کے ایک ویک بعد چھوڑ دیا تھا، اور پھر میں نے تم سے شادی سے انکار کر دیا کہ ماما کو تانے کے لیے کنونس کیا۔ مگر جس دن ہماری انگیجمنٹ تھی تانیہ شاپنگ پر گئی تھی، تب ہی واپس پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میرا سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ جس لڑکی کے لیے میں نے یہ سب کیا خدا نے اسے مجھ سے چھین لیا، یہ کہہ کر وہ پھول پھول کر روتی تھی جبکہ ایمان بے یقینی کی کیفیت میں سے دیکھی جا رہی تھی۔ ایمان پلیز مجھے معاف کر دو، بہت تھک گیا ہوں میں ضمیر کا بوجھ برداشت کرتے کرتے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ کامران اس کے برابر میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا اپنے اللہ کے لیے، مگر اب مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش مت کرنا، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گھر آئی تو جان سے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلنے والا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایمان کہاں چلی گئی تھی؟ پتہ ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ وہ اس کے قریب آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا جان سے وہ اپنی پوری بات بھی نہ کر پائی اور جان سے کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ پیشنٹ کا برین ہیمریج ہوا ہے، اگلے 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ورنہ کوما میں جانے کا چانسز۔ آپ دعا کریں۔ جان سے اس وقت آئی سی یو کے باہر بے چین تھا جب ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی تھی، مگر ڈاکٹر وہ بالکل ٹھیک تھی، ذرا سا چکر آیا تھا۔ آپ پھر سے چیک کریں پلیز، بےتابی سے پوچھا گیا تھا۔ دیکھیے آپ کی وائف کو گہرا شوک لگا ہے جس کا اثر ڈائریکٹ دماغ پر ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر سے تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چل دیا تھا جبکہ جان سیب نے ایک نگاہ آئی سی یو کے دروازے پر ڈالی اور اسی طرف چل دیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر شیشے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ ایمان بے شمار مشینوں کے بیچ بے سود پڑی ہوئی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے ہٹ گیا تھا۔ ایمان پلیز ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، پلیز ٹھیک ہو جاؤ۔ سائڈ بینچ پر بیٹھتے ہوئے دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھا۔ ڈاکٹر میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں پلیز؟ ایمان کا چیک کر کے جو ہی ڈاکٹر باہر نکلا جان سیب نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ نرس اسے ایمان کے ہوش میں آنے کی اطلاع دے چکی تھی، پیشنٹ کو کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، زیادہ باتیں کرنے سے گریز کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے اجازت دینے کے ساتھ اسے وارننگ بھی دی تھی۔ اوکے ڈاکٹر، تھینک یو۔ جان سیب نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر ویلکم کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو ایمان سامنے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بیڈ کے پاس رکھے چھوٹے بینچ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ ایمان نے کسی کی موجودگی محسوس کر کے آنکھیں کھول دی تھی اور جان سیب کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ اتنا ڈرا کر اب مسکرا رہی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تبھی جان سیب نے اسے روک دیا تھا۔ لیٹی رہو پلیز، کچھ چاہیے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ ایمان نے نام میں سر ہلایا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، وہ کمزور آواز میں بولی تھی۔ تمہیں ہاسپٹل کی سیر کرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا ہے ہاں؟ زیادہ ہی پسند آ گئے ہیں کیا یہاں کے لوگ؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پیار سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل واک چھوڑو اور جلدی جلدی ٹھیک ہو جاؤ یار، ایسے تو تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ ناک چڑھا کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں، اب بس گھر چلتے ہیں۔ وہ اپنا سر اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ جی نہیں، پہلے ڈاکٹر سے پرمیشن لیں گے پھر چلیں گے۔ اس بات پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ تمہارے چکر میں تو میں نے بھی بھوکت دار کی ہوئی ہے، میں بھی آتا ہوں۔ اوکے۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا باہر نکل گیا تھا جبکہ ایمان کا دل اپنے رب کے حضور ایسا شریک حیات ملنے پر سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ 4 دن بعد اس کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا اور جان سیب اسے گھر لے آیا تھا۔ میڈم کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا تھا، میڈیسن ٹائم پر دینی اور کھانا بھی پرہیز کے ساتھ۔ انٹرسٹنگ، اگر گڑبڑ کی تو تم لوگ سب فارغ ہو میری طرف سے۔ ایمان کو روم میں لٹا کر وہ اب ملازمت کو ہدایت دے رہا تھا اور یہ آواز ایمان بخوبی سن رہی تھی۔ وہ انگلش میں ہدایت دیتا ہوا جب روم میں آیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ارے واہ، کس بات پر اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ اسے مسکراتا دیکھ اسے خوشی ہوئی تھی۔ بس یوں ہی آپ آفس نہیں گئے اب تک؟ وہ وال کلاک کی طرف نظر جمائے بولی تھی۔ جا رہا ہوں، نکالنے کے پیچھے پڑی ہو مجھے؟ خیر ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ شرمندہ ہوئے بولی تھی۔ اچھا جی چلے چلتا ہوں، شام کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جان سیب کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور کچن میں چلی آئی تھی جہاں میڈ لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ لنچ میں کیا بناؤ گی؟ وہ میڈ سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کے لیے سوپ اور سر ڈنر گھر میں کرتے ہیں تو ان کے لیے ڈنر میں میکرونی، وہ بولی تو ایمان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میڈم آپ پلیز ریسٹ کریں ورنہ میری جاب کچھ نہیں ہوگا تمہاری جاب کو۔ پہلے تم کسی مسلم جنرل اسٹور سے یہ سامان لے کر آؤ اور ٹرسٹ میں تمہاری جاب دی جائے گی۔
अब जाओ जल्दी से लेकर आओ। एक लंबी लिस्ट इसके हाथों में देते हुए बोली थी। 2 घंटे बाद वो सारा मतलूबा सामान ले आई थी। माँ ने टाइम देखा तो 1 बज रहा था। जहांज़ेब की वापसी का वक्त 7 बजे था। इसने मेड के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी। जहांज़ेब की डायरी से वो इसकी पसंद की एक-एक चीज़ पढ़ चुकी थी। सबसे पहले इसने चिकन बिरयानी तैयार की, फिर खीर, शामी कबाब और व्हाइट कोरमा। इस सब की तैयारी में अच्छा खासा वक्त गुजर गया। मेड हैरत से पाकिस्तानी खाने देख रही थी। ये सब तैयार करके मेड को किचन साफ करने का कहकर वो वॉशरूम की तरफ चल रही थी। गुजर करके इसने सिंपल ब्लैक फ्रॉक चूड़ीदार पजामे के साथ पहना हुआ था। सादा सा मेकअप करके लंबे ब्राउन बालों को शानों पर फैलाकर वो बाहर आ गई थी। मैडम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल लाइक एंजल मैडम। मेड तो सिर्फी नज़रों से इसे देखते हुए बोली थी और वो मुस्कुराती थी। नजरें फॉल क्लॉक की पड़ गई तो 8:30 बज चुके थे। जहां से वो फ़ोन करने के लिए नंबर डायल करने वाली थी कि डोरबेल बज गई थी। मेड को टेबल लगाने का कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। दरवाज़ा खोलते ही जो ही जहांज़ेब की नज़र इस पर पड़ी वो पलटना भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम उसने सलाम किया था। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। जी नहीं, सही घर पर आए हैं, आप अंदर आ जाएं। वो शर्माई-शर्माई से बोली थी। जहांज़ेब को अपना दिल बेकाबू होता हुआ महसूस हुआ था। चले जाकर फ्रेश हो जाएं, खाने की टेबल पर आ जाएं। फिर जो ही वो ढक्कन उठाता जा रहा था, ईमान पर प्यार आता जा रहा था। वो जानता था ये सब इसी ने बनाया है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये सब क्यों बनाया? बिल्कुल ठीक है तबीयत। और फिर जो पूरा टाइम इसकी नज़रें ईमान पर ही रही थी। खाने के बाद जहांज़ेब रूम में चला गया था जबकि ईमान को कॉफ़ी बनाती किचन की जानिब बढ़ गई थी। कॉफ़ी मग लेकर वो रूम में एंटर हुई थी। जहांज़ेब मैगज़ीन पढ़ने में मसरूफ़ था। कॉफ़ी का मग जहांज़ेब की जानिब बढ़ाकर जैसे इसने मुस्कुराते हुए थाम लिया था मगर इसे देखकर वो अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। जैसे ही कपड़े निकाल कर वो पलटने लगी तो जहांज़ेब से वो टकरा गई थी। इससे पहले कि वो गिरती जहांज़ेब ने इसे अपने बाजू के ज़ार में ले लिया था। जहांज़ेब आई एम सॉरी बाजू से निकलने की कोशिश करने लगी। जहांज़ेब ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रखी और हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। फिर इसे गोद में उठाकर बेड की जानिब चल पड़ा था। ईमान शर्म से सुर्ख हो गई थी। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। खिड़की से चाँद गुजर कर आने वाली हवा, चाँद, तारे सब मुस्कुरा दिए थे और तकदीर भी गम के बाद अब खुशियों का मौसम था। कायनात की हर चीज़ ने इनकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी थी। सो डियर रीडर्स, ये था नावल खुशियों का मौसम। इसकी राइटर है मुबारा अहमद। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।